हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्यूइंग। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को। बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है और खास करके हमारा पूरे आज के सेशन में जो फोकस होगा वो इन क्वेश्चंस पे होगा कि थीम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइटल क्या होना चाहिए और टोन क्या होता है पैसेज का। ब्रीफली मैं इनका इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा और फिर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में पूरा सेशन कंप्लीट करके विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पोर्शन को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, पर जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स को 2x कैसे किया जा सकता है, डबल कैसे किया जा सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में, ये मैं एंड में बताऊंगा, इसलिए एंड तक बने रहना। बट इससे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आऊं। पहले ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले ये समझते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका वो है जहां पे आप पहले पैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रीड, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। सो पहले आप क्वेश्चन को जो पैसेज है उसको रीड करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हर उस जगह पे लागू होता है जहां पे आपका जो पैसेज है वो बहुत शॉर्ट पैसेज है। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा शॉर्ट और लॉन्ग का भी। तो जो शॉर्ट पैसेजेस है उसमें आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली रीडिंग भी करेंगे तो कुछ हार्म नहीं होना। ठीक है, पर कहानी वहां फंसेगी जहां पे आपको एक लॉन्ग पैसेज दे दिया जाएगा। तो लॉन्ग पैसेज को जो अप्रोच करने का तरीका होता है, ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप पैसेज को रीड करो और उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करो। 90% एसएससी के क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप डायरेक्टली पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। पर जो 10% क्वेश्चंस हैं एसएससी में, अगर मेंस वगैरह में आप बैठ रहे हो, कभी कभार आ जाते हैं काफी लंबे लंबे पैसेजेस, काफी से मेरा मतलब है 1.5 या 2 पेज के पैसेजेस। वहां पे ये जरूरी है कि पहले आप सवाल पढ़ लें, उसके बाद आप पैसेज पढ़ें और फिर सवाल पे वापस जाएं। कैसे करना होगा मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। मैं थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा है जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो बैंकिंग में सबसे सटीक यही तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज को पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैं जब पढ़ाता हूं मैं एक स्टेप और आगे इसको लेके जाता हूं। मैं बच्चों को यह बोलता हूं कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लो। कैसे होगा अगेन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद रीडिंग करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैं सिर्फ यहां तक नहीं रहता कि आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को नोट डाउन भी करवाऊंगा मैं। नोट डाउन करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि अगर टोन फाइंड आउट करना हुआ, थीम फाइंड आउट करना हुआ, टाइटल फाइंड आउट करना हुआ, तो कैसे करेंगे। मुझे पक्का पता है कि आप मेरे ये बोलने का इंतजार कर रहे हो कि आओ इन तरीकों से टोन फाइंड आउट किया जा सकता है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू माय फ्रेंड, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैं आपको पढ़ा दूं और जिससे आपको टोन पता चल जाए। अगर कोई टीचर आपको बताता है कि 8 किस्म के टोन होते हैं या 10 किस्म के टोन होते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि कभी भी किसी भी पैसेज का टोन या थीम या टाइटल किसी एक तरीके से नहीं निकाला जा सकता। और ना ऐसा है कि 8 ही तरीके के टोन है, इसमें से कोई घुमा फिराकर आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैं एज यू ऑल नो मैं यूट्यूब पे थोड़ा नया हूं, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। और मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के कि लोग स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चीज को कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इसमें से कोई हो जाएगा। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में से पहले निकाल ले रहे हैं कि कौन सा 8 पैसेज यूज हुआ एसएससी में और बता देते हैं कि यही 8 पैसेज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, नंबर ऑफ टोन्स कोई नहीं बता सकता, नंबर ऑफ थीम्स कोई नहीं बता सकता, नंबर ऑफ टाइटल्स कोई नहीं बता सकता, कितने कैटेगरीज हैं कोई नहीं बता सकता। अब आप बोलोगे सर ये क्या बवाल बोल दिया, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए। विच मीन्स आपको जो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा नहीं होगा वो छांट के निकालना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते आपको इसका आइडिया मैं दे दूंगा कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, और अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको वो आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। आपको पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आर्ट सीखना है, जो सीखने जैसी चीज है, क्योंकि हर कुछ सिखाया नहीं जा सकता, जो सीखने जैसी चीज है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन का आर्ट। अगर आप ये चीज सीख जाओ तो आपके लिए काम बहुत आसान है। अब बहुत थ्योरी की बातें होगी, आपके लिए यहां से टेक अवे यही होगा कि टोन, थीम और टाइटल कोई टीचर पहले से नहीं बता सकता कि इतने ही तरीके के होते हैं।
हर क्वेश्चन का डिफरेंट टोन होगा, डिफरेंट थीम होगा, डिफरेंट टाइटल होगा, जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, कैसे करते हैं वो सिखाया जा सकता है, आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने भी एक मैं पैसेज लेके आ रहा हूं। हर एक पैसेज जो मैं आज डिस्कस करूंगा या आने वाले क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आज मैंने सीपीओ का उठाया हुआ है क्योंकि सीपीओ को सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है इंग्लिश का एसएससी एग्जाम्स में, तो मैंने सीपीओ को उठाया हुआ है। टफेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे, एक बार समझेंगे कि टफ वाले सवाल कैसे होते हैं, आसान वाले तो आप बना ही लोगे। और जब मैं आपके सामने आएगा पैसेज, आपको कैसे अप्रोच करना है बस ये ध्यान से सुनते जाना। अभी फिलहाल कुछ नोट करने जैसा नहीं है। पैसेज नंबर 1 आपके सामने ये रहा। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है क्वेश्चंस में कुछ नोट डाउन करने लायक है तो हम उन चीजों को नोट डाउन भी करेंगे। जरूरी नहीं है हर एक पैसेज में क्वेश्चंस पढ़ने से फायदा ही हो सकता है किसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जिसमें पहले क्वेश्चंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अगर हमारा 10% भी हेल्प हो रहा है हम वो करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। इसमें टाइटल ढूंढ के निकालना है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर द पैसेज। इसमें स्ट्रक्चर ढूंढ के निकालना है। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफेक्टिव। इफेक्टिव एक शब्द इस्तेमाल किया गया है पैसेज में, उसका एंटोनिम क्या होगा। अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ने से पहले फायदा होगा। ये जो टेक्निक मैं बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसका फायदा होगा। उसमें क्या फायदा होगा ध्यान देना। अभी आप कॉपी पे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप जब भी किसी एसएससी के या बैंक के एग्जाम में बैठते हो, आपको एक पेपर मिलता है आपके एग्जाम में जिसमें रफ वर्क करने की जगह होती है। उस जगह पे आप हमेशा नोट डाउन करेंगे क्या पूछा गया है आपसे। अब कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जो पूरा ही क्वेश्चन लिखेंगे, मैं वो नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं शॉर्ट में लिखो, एंटो इफेक्टिव। ठीक है, आपने अपने कॉपी पे लिख दिया कि एंटो आपको ढूंढना है कौन से वर्ड का, इफेक्टिव शब्द का। ये आपके दिमाग में अब छप गया, अपने पेपर पे भी लिख लिया है। पढ़ते हुए हम पूरे टाइम ये ध्यान रखेंगे कि एंटो पूछा गया है इफेक्टिव का। नेक्स्ट, select the statement that most appropriately sums up the passage given, which means आपसे ये पूछ रहा है कि पैसेज का जो समरी है, समरी क्या है। नेक्स्ट, which real life situation can be the most appropriate to be inferred from the passage। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। इन्फर्ड क्या होता है? इन्फर्ड का मतलब है कि अगर आपने पैसेज समझा है तो रियल लाइफ सिचुएशन में उसका कौन सा, चारों में से कौन सा एग्जाम्पल उसी पैसेज से लिया गया है ऐसा लग रहा है आपको। विच मीन्स क्या मतलब छुपा हुआ है। इन्फर मतलब होता है मतलब छुपा होना, तो क्या मतलब छुपा हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें 5 सवाल पूछे गए हैं इस छोटे से पैसेज से। ये पांचों के पांचों सवाल जो है ये हमें क्या पूछा गया है वो हमने लिख लिया है। एक क्वेश्चन हमने नोट किया है। अब हम आएंगे पैसेज में, हमारे दिमाग में सारी बातें हैं ऑलरेडी। अब मैं एक एक करके पैसेज को एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ध्यान से हर चीज को सुनते जाओ। ठीक है, लिखा है वी स्टार्टेड आवर रिसर्च इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस बाय स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। लिखा है कि हमने स्टार्ट किया अपना रिसर्च जो है, कौन सा रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल एक्सीलेंस का जो रिसर्च है वो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक से स्टार्ट किया, स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक से स्टार्ट किया। क्या टॉपिक है? We figured that if we could learn why certain people were more effective than others, then we could learn exactly what they did, clone it and pass it on to others। लिखा हुआ है कि अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया, अगर हमने ये पता कर लिया कि क्यों कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव का मतलब है असरदार, क्यों कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो बाकियों से ज्यादा असरदार होते हैं, अगर हमने ये चीज सीख ली तो हम लोग एग्जैक्टली इस चीज को दूसरों को पास कर सकते हैं। अगर हमें पता चल गया कि ये क्वालिटी होने से कोई इंसान ज्यादा इफेक्टिव होता है तो हम उसकी वो क्वालिटी दूसरों को भी सिखा सकते हैं। दूसरों को क्लोन मतलब होता है कॉपी करना, हम उसकी क्वालिटीज को कॉपी कर सकते हैं और दूसरे को पास कर सकते हैं। ठीक है, वी आस्क्ड पीपल टू आइडेंटिफाई हु दे थॉट वर देयर मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स। हमने लोगों से पूछा कि आप पता करो, ये देखो कि आपके सबसे इफेक्टिव कलीग्स कौन है। In fact, over the past 25 years, we have asked over 20,000 people to identify the individuals in their organizations who could really get things done। लिखा हुआ है कि यहां तक है कि हमने पिछले 25 साल से, मतलब ये 25 साल से रिसर्च कर रहे हैं, 25 साल से इन्होंने लगभग 20,000 लोगों से भी ज्यादा
लोगों से यह पूछा है कि आप ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो, ऐसे इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करो जो कि किसी भी काम को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब मैं समझाता हूं, देखो हमारे सबके दोस्तों के ग्रुप में भी या ऑफिस में कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिसको आप प्रॉब्लम बताओ वो सोल्यूशन बता देगा। आप उसको बोलो कि आज ऑफिस में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कोई जनरेटर लेके आएगा और बिजली, ऑफिस का बिजली जो है वो फिर से चालू कर देगा। कह रहा है कि पिछले 20 सालों में, पिछले 25 सालों में 20,000 लोगों से लगभग ये रिसर्च में पूछा गया है कि उस आदमी को फाइंड आउट करो जो कि बड़ा जुगाड़ू है या जिसकी पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि वो जो कहेगा वो काम हो जाएगा। ठीक है, वी वॉन्टेड टू फाइंड दोज हु वर नॉट जस्ट इन्फ्लुएंशियल बट हु वर फार मोर इन्फ्लुएंशियल देन द रेस्ट। हम ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते थे जो ना ही सिर्फ इन्फ्लुएंशियल हो, ना ही सिर्फ प्रभावी हो, बल्कि इतना प्रभावी हो कि जो बाकियों से कहीं आगे निकल चुका हो। मतलब टीम का विराट कोहली, रोहित शर्मा कौन होता है और विराट कोहली, रोहित शर्मा में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो वो उनको डिफरेंट बनाती है, लीडर बनाती है, इन्फ्लुएंशियल बनाती है। अगर आपको वो पता चल जाए तो ये रिसर्च वालों का ये इंटेंशन था कि उसको हम क्लोन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और दूसरों को भी उतना इन्फ्लुएंशियल बना देंगे। होपफुली आपको पैसे समझ में आया। अब मैंने आपको वहां पे लिखवाया था कि इफेक्टिव टर्म का, याद होगा आपको, एंटोनिम क्या होता है। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ रहे थे और आपको दिखा होगा कि यहां पे इफेक्टिव टर्म आया था। क्वेश्चन लिख लेने से यही फायदा होता है कि आपको इस वर्ड का एंटोनिम ढूंढना नहीं पड़ा। क्या होगा पता है? प्रैक्टिकल चीज बताओ। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचोगे ना, ये सारे बच्चे करते हैं, देखते हैं अरे यार इफेक्टिव का एंटोनिम, और फिर वो पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इफेक्टिव कहां था, मेरे से मिस हो गया। इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि आपको इस बात का इल्म हो, आपको इस बात का अवेयरनेस हो, कॉग्निजेंस हो कि ये टर्म कहां से आया था, कहां हमने पढ़ा था। अभी हमें पता है कि हमने थर्ड लाइन में इफेक्टिव पढ़ा है। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो अलग बात है, नहीं हो अलग बात है, पर हमें फिर से ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बहुत सारे बहुत सारे एग्जांपल्स में ना क्वेश्चन यहां से सॉल्व भी हो जाता है। यहां तो खैर एंटोनिम है तो मैं वेट करूंगा, सॉल्व तो अभी भी कर सकते हैं, पर मैं वेट करूंगा कि मैं एक दफा वहां तक पहुंच जाऊं, क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच जाऊं, फिर मैं बताऊं। चलो अब हम लोग ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या है? जैसा मैंने बोला, ऑप्शन इलिमिनेट करके ही हमेशा टोन, टाइटल, थीम बनाया जा सकता है। अब कैसे ऑप्शन इलिमिनेट करेंगे, एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं। यहां पूछा गया टाइटल क्या होगा। देखो टाइटल क्या हो सकता है, टाइटल का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं एक राजा की कहानी, तो टाइटल है एक राजा की कहानी। अगर मैं 20 लाइंस लिखूंगा इसके बारे में, तो वो 20 लाइंस कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा उस राजा से। हो सकता है हर एक लाइन में ये राजा टर्म ना हो, पर कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा वो एक राजा से ही। तो ये जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनता है ना, कि आप जितनी भी बातें कर रहे हो सरफेस लेवल पे, मिला जुला के ये ऊपर में कौन से पॉइंट से जोड़ रहा है, यही उसका टाइटल बन सकता है। ठीक है, बहुत जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था जब मैं स्टूडेंट था कि जिस वर्ड पे या जिस आइडिया पे, सेंट्रल आइडिया पे आप पूरा पैसेज बेस करो, हर एक पैराग्राफ, क्योंकि इसमें एक ही पैराग्राफ है तो ये तो लागू नहीं होगा, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि 3-4 पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। तो बात वही पिरामिड वाले स्ट्रक्चर की, कहां लीड कर रहा है जाकर, किसके बारे में ये बताना चाह रहा है, बेसिकली वही उसका टाइटल बनता है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इतना ही जानना पड़ेगा कि यह पैसेज किसके बारे में था। राइट, आ जाओ। सबसे पहला लिखा है रिसर्च ग्रांट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। हमसे पूछा गया है टाइटल नॉट टोटल। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट मतलब वो मदद, फाइनेंशियल मदद, मतलब वो पैसा जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है कोई भी रिसर्च करने के लिए। अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो आपने उसमें सुना होगा, बहुत सारी छोटी कंपनीज आती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं मेरे कॉलेज से मुझे ग्रांट मिला है, IIT दिल्ली से मुझे ग्रांट मिला है। ग्रांट मतलब क्या? परमिशन नहीं, ग्रांट मतलब फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल मदद। यहां लिखा हुआ है रिसर्च ग्रांट इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूरा का पूरा जो टाइटल था, मतलब पूरा का पूरा जो पैसेज था, क्या वो पैसों के बारे में था? क्या यहां कहीं पे भी फाइनेंसेस की बात की गई है, पैसों की बात की गई है किसी भी लाइन में? नहीं। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। हमने क्या किया, हमने यहां से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स, ये कभी कोई टाइटल हो सकता है। डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ व्हाट? जब भी आप किसी का कोई टाइटल दोगे तो पूरा पैसेज किसके बारे में है आप वही लिखोगे ना। मैंने कह दिया डिफरेंट टॉपिक्स, तो ये तो हर एक पैसेज का टाइटल हो सकता है, क्योंकि सब में किसी न किसी टॉपिक के बारे में जिक्र होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, सेंस नहीं है इसका। तीसरा है मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स। चौथा है लर्न, क्लोन एंड पास। देखो लर्न, क्लोन एंड पास जो
मतलब ऑप्शन था, ये एग्जैक्ट टर्म एक जगह पे यूज किया गया था। अगर आपको याद हो पैसेज में लर्न, क्लोन एंड पास एक जगह पे यूज किया गया था। अब अगर आप यहां पे पढ़ोगे, ये आपको हालांकि एग्जाम में आप डायरेक्टली बना लोगे, पर मैं उन बच्चों के लिए समझा रहा हूं जिनका पाला आज तक नहीं पढ़ा या भयंकर टफ लगता है बनाने में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं उनके लिए बता रहा हूं। क्या लिखा कि व्हाट दे डिड, वो क्या करते हैं, उसको सीखना और पास करना। अगर मैं इसको टाइटल बनाऊं तो वो क्या करते हैं, ये किसके बारे में बात कर रहा था, ये जिसके भी बारे में बात कर रहा था, एक्चुअली टाइटल तो वो होना चाहिए, जो कि था मोस्ट इफेक्टिव पीपल या मोस्ट इफेक्टिव कलीग। क्यों? जो भी मैंने बात बोली थी कि पूरा का पूरा जो माहौल बनेगा ना पैसेज में, वो एक ही चीज के बारे में बनेगा। अब रैंडमली कोई लाइन उठा लो, मैं दूसरा लाइन उठाता हूं, वी फिगर्ड दैट वी कुड लर्न व्हाई सर्टेन पीपल, यहां पे भी पीपल की बात की जा रही है, कुछ लोग बाकियों से क्यों इफेक्टिव होते हैं। इस लाइन को रैंडमली उठा रहा हूं, लोग ये कहते हैं कि जो हम लोगों ने लोगों से पूछा कि उनके नजर में सबसे इफेक्टिव कलीग कौन है। अब रैंडमली कोई भी लाइन उठा लो, देखो किसी ना किसी के बारे में ये माहौल बना रहा है। ये पूरा का पूरा माहौल किसके बारे में बनाया गया है, मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स के बारे में, विच मींस पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में, मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स के बारे में। तो टाइटल क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स होगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। अगर एक क्वेश्चन से समझ नहीं आया है, आगे पूरा पैसेज देखना, वीडियो को एंड तक देखना, सारी बातें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि अगर हमें स्ट्रक्चर बोला जाए तो इस पैसेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगेन ये ऑप्शन एलिमिनेट करके बनेगा। पहला है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जब कोई चीज सीक्वेंस में चल रही हो। कहने का मतलब यह है कि पहले ये हुआ स्टेप नंबर 1, फिर ये हुआ स्टेप नंबर 2, फिर ये हुआ स्टेप नंबर 3। क्या यहां पे कोई स्टेप्स बताए गए थे कि हम कैसे पहुंच सकते हैं एक इफेक्टिव लोगों तक, इफेक्टिव कलीग तक? नहीं, स्टेप्स नहीं बताए गए थे, तो क्रोनोलॉजी तो आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर का मतलब होता है किसी में दो लोगों में तुलना की जानी है। क्या कहीं पैसेज में यह बोला गया है कि बाकी लोगों से अगर कंपेयर करेंगे तो कैसे इफेक्टिव लोग विपरीत है? नहीं, यहां पे यह बोला गया था कि बाकी लोगों से कंपैरिजन नहीं है, बाकी लोगों से पूछा गया है कि आपके हिसाब से सबसे इफेक्टिव लोग कौन है। मतलब यहां पे इफेक्टिव लोगों के बारे में ही पूरी चर्चा की गई है। किसी भी स्टेप में उनको दूसरों से कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट नहीं बोला गया कि ये कैसे विपरीत है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत होता है, तो कैसे विपरीत है ये बाकियों से, ये नहीं बोला गया। ये डिफाइंड है कि वो कैसे विपरीत है, सिर्फ बोला जा रहा है कि खोजा कैसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगला है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब होता है कारण और इफेक्ट मतलब होता है परिणाम। तो यहां पे पहले कारण बताया गया है कि ये जो इफेक्टिव लोग हैं ये क्यों इफेक्टिव है, और दूसरा इसका परिणाम क्या हो रहा है। यार कारण ही तो खोजने की बात हो रही है, कारण बताया थोड़ी ना गया है। वो तो यही कह रहे हैं ना कि अगर कारण पता चल जाए हमें तो हम वो दूसरों को पास कर देंगे। इसका मतलब कारण यहां बताया नहीं गया है और नहीं इसका परिणाम बताया गया कि इफेक्टिव लोग होते हैं ना, तो क्या होता है कि 100 की कंपनी में 20 लोग मिलकर ही चला लेते हैं, ये परिणाम है, ये इफेक्ट है। क्या ऐसा कहीं बात की गई थी? नहीं, इसका मतलब 3 भी आंसर नहीं है। ये है प्रैग्मेटिक। अब देखो बहुत सारे बच्चों को प्रैग्मेटिक नहीं पता होगा और यही बात पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। अगर तुम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी आसान है। क्यों? क्योंकि प्रैग्मेटिक का मतलब नहीं पता, पर हम इस बात से तो श्योर है ना कि ये 3 नहीं है आंसर, ऑटोमेटिकली चौथा आंसर होगा। अब मैं बता देता हूं मीनिंग क्या है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी, विच मींस रियल वर्ल्ड में क्या होता है। ये क्या ये पैसेज रियल वर्ल्ड के बारे में था? बिल्कुल था। यहां बताया गया था, ये एक फैक्ट बताया गया था कि कुछ लोग बाकी दूसरे लोगों से इंफ्लुएंशियल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों का काम आसानी से कर देते हैं। आपके ऑफिस में होते हैं और वो डिजाइन इस तरीके से। इसका मतलब ये बिल्कुल प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकलिटी वाली बात की गई थी। तो आंसर क्या होगा? 2 का आंसर 4 होगा। जिन भी बच्चों को टफ लग रहा हो मैं फिर से बोल रहा हूं, एंड तक देखना वीडियो, में बताऊंगा इनको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। बने रहो मेरे साथ बस। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था एंटोनिम, कौन से वर्ड का इफेक्टिव जो शब्द है उसका एंटोनिम क्या होगा। आ जाओ। इफेक्टिव का हिंदी मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का हिंदी मतलब होता है प्रभावशाली। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रभावशाली हो उसको इफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे मॉक्स कराए, 3-4 मॉक्स कराए, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एंटोनिम ढूंढा जाता है। बहुत आसान है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा लो। इफेक्टिव होना पॉजिटिव क्वालिटी है कि नहीं, प्रभावशाली होना पॉजिटिव क्वालिटी है कि नहीं। मैं कह रहा हूं जसप्रीत बुमराह बहुत इफेक्टिव बॉलर है, इसका मतलब बहुत ही प्रभावशाली बॉलर, पॉजिटिव बात है। तो अगर हमें इसका एंटोनिम ढूंढने को कहा जा रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव टर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पहला वर्ड है कोर्टियस। कोर्टियस या कर्टियस अभी कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको बोलते हैं विनम्र।
जिसको काइंड कहा जाता है, जेनरस कहा जाता है। क्या ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है? जी साहब बिल्कुल पॉजिटिव क्वालिटी है। तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, आंसर नहीं हो सकता। हम नेगेटिव वर्ड ढूंढ रहे हैं। अगला वर्ड है फ्रूटलेस। फ्रूट मतलब होता है फल, फ्रूटलेस मतलब होता है जिसका कोई फल ही ना निकले। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज जो कि फ्यूटाइल हो, जो कि बर्बाद हो चुकी हो, जिसका कोई फल ही ना निकले, नेगेटिव टर्म है, चांसेस है आंसर होगा। डिनाइबल का मतलब होता है जिस चीज को मना किया जा सके, जिस चीज को नकारा जा सके, नेगेटिव टर्म है, आंसर हो सकता है। हारमोनियस हमने पढ़ा है, इसको सिनोनिम में भी, हारमोनियस का मतलब होता है भाईचारा, पॉजिटिव वर्ड है। सौहार्द, आपस में बनाए रखना, कॉपरेशन रखना, पॉजिटिव बात है, आंसर नहीं हो सकता। हम एक नेगेटिव टर्म ढूंढ रहे हैं। अब या तो फ्रूटलेस आंसर होगा या तो डिनाइबल आंसर होगा। अच्छा पढ़ लो लाइन क्या था। लाइन में यह लिखा हुआ था कि हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों कुछ लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं दूसरों से। तो प्रभावशाली मतलब जो इफेक्ट डाले, हमें इसका ऐसा एंटोनिम चाहिए जिसका मतलब होगा जो इफेक्ट ना डाले, जो बेकार हो बिल्कुल। डिनाइबल मतलब होता है मना करने वाला, इसका एंटोनिम तो होना चाहिए अफर्मेटिव, हर चीज में हां करने वाला। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फ्रूटलेस आंसर हो सकता है कि इफेक्टिव का उल्टा होगा फ्रूटलेस। इफेक्टिव मतलब असरदार, फ्रूटलेस मतलब जिसका कोई असर ही ना पड़े। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप डायरेक्टली भी बना सकते थे, पैसेज से भी बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली सम्स अप द पैसेज गिवन। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई समरी हो तो हम उसे क्या आंसर देंगे। पहला, some people cannot be identified due to their most effective ways in 25 years। देखो एक बात समझना, ये जो पूरा का पूरा पैसेज है, ये पूरा का पूरा पैसेज पॉजिटिव टोन का है। मैं क्यों कह रहा हूं पॉजिटिव टोन का? यहां कहीं पे भी ना किसी की बुराई की गई, ना कोई नकारात्मक शब्द बोला गया। यहां पूरी की पूरी पड़ताल इस बारे में की गई है कि मोस्ट इफेक्टिव लोग कौन होंगे, मोस्ट इफेक्टिव कलीग कौन होंगे। तो अगर आपसे समरी पूछा जाए तो समरी भी तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता अगर पैसेज पॉजिटिव के बारे में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या लिखा हुआ है? सम पीपल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर मोस्ट इफेक्टिव वेज इन 25 ईयर्स। 25 सालों में कुछ लोगों को नहीं ढूंढा जा सकता क्योंकि वो इफेक्टिव तरीके, मतलब वो इफेक्टिव लोग हैं, इसलिए 25 सालों में उन्हें नहीं ढूंढा जा सकता। ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, हमें पॉजिटिव चाहिए। रिसर्च ग्रांट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज्ड फॉर पर्सनल एक्सीलेंस। पर्सनल एक्सीलेंस के लिए जो भी ग्रांट मिल रहा है, जो भी पैसे मिल रहे हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, उसे बढ़ाना चाहिए। मैंने पहले भी बोला, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला, कहीं पे भी फाइनेंसेस की बात नहीं की गई है, पैसों की बात नहीं की गई है, ये बिल्कुल बेतुका है। इट टेक्स 25 years ऑफ रिसर्च टू मेक पीपल मोर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। लोगों को 25 साल लगते हैं इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बनाने में। ये जो 25 years है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, क्या इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया था पैसेज में? जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ था। In fact, over the past 25 years, we have asked over 20,000 people to identify the individuals। 25 साल का इस्तेमाल किया गया है रिसर्च करने के लिए। 20,000 लोगों को ये पूछने में भी 25 साल लगे। 25 साल किसी को बनाने में नहीं लगा है, पूछने में लगा है। इसका मतलब ये तो बेतुका है। यहां लिखा हुआ था 25 साल लगे हैं रिसर्च करने में कि लोगों को बनाया जा सके इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4 पर फिर भी पढ़ेंगे अब। सम पीपल आर मोर इफेक्टिव, आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन अदर्स टू गेट थिंग्स डन। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं बाकी लोगों से। ये तो एक फैक्ट था जो पैसेज में बताया गया था, तो समरी भी यही होगा। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच रियल लाइफ सिचुएशन कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। जैसा मैंने बोला, इन्फर का मतलब होता है मीनिंग छुपा होना। अगर हम इस पैसेज से में जो मीनिंग निहित है, जो मीनिंग छुपा हुआ है, उससे अगर हम कोई रियल लाइफ सिचुएशन बनाए, एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, तो इसमें से क्या मैं दूंगा? ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिकली देखो, इसमें पूछ यही रहा है कि अगर आप समरी लगा के कोई एग्जांपल दो, इसके समरी का कोई एग्जांपल दो, तो वो क्या होगा? सिंपल, एज सिंपल एज दैट। लिखा हुआ है, पीपल नाउ आर डेज डू नॉट हैव पेशेंस एंड वांट क्विक सक्सेस एंड डज नॉट मैटर विच पाथ दे चूज टू ऑब्टेन देयर टारगेट्स। देखो ये नेगेटिव है, तो ऐसे भी नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है कि आजकल जो लोग हैं उनमें पेशेंस की कमी है। कहीं पैसेज में ये नहीं बोला गया था। उनको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए और ये उनके लिए मैटर नहीं करता कि वो कौन सा रास्ता चुने अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। ऐसा कोई बात पैसेज में नहीं किया गया है। मैंने पहले बोला पैसेज का टोन पूरा पूरा पॉजिटिव है। अगला, इन्फ्लेशन, हिंदी मतलब होता है महंगाई। महंगाई का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है मोरल्स और एथिक्स से किसी भी आदमी के, मतलब महंगा चीजें महंगी होती जाती है तो इंसान करप्ट होता जाता है। कहीं ना करप्शन की बात की गई है, ना महंगाई की बात की गई है। पूरे के पूरे पैसेज में कहीं पे भी फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई जिक्र नहीं था, तो ये आंसर नहीं होगा। जैसी
is an efficient employee whose work ethics can be a case study to learn more about organizational and personal excellence. जैसी जो है वो एक बहुत ही efficient employee है जिसके work ethics एक case study है और उसको पढ़ के ये पता चल सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल एक्सेलेंस कैसे पाया जा सकता है। ये ठीक लग रहा है, हालांकि डायरेक्ट ये भी नहीं है, पर मैं क्यों इसको ठीक बोल रहा हूं? पहला, एक तो ये पॉजिटिव बात है तो आंसर हो सकता है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल एक्सीलेंस के बारे में ही पूरा का पूरा पैसेज था, तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। हम चौथे नंबर, अभी एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं है, चौथा ऑप्शन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। चौथे में क्या लिखा हुआ है कि इफ वी डू समथिंग रॉन्ग टू डिसेंट पीपल, अगर हम कुछ अच्छे लोगों के साथ गलत करते हैं, द सेम कम्स टू हॉन्ट अस इवन आफ्टर मैनी इयर्स, बहुत सालों के बाद वो हमें आके परेशान करता है, मतलब कर्मा आता है। ये तो अगेन नेगेटिव है। समझ लो कितनी बड़ी बात है। अगर तुमने पैसेज का टोन पकड़ लिया तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। याद करो, जब से आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालने स्टार्ट किए हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपको ये बोला है कि सेंटेंस का टोन पकड़ो, पॉजिटिव कि नेगेटिव। मैं आपको एंटोनिम में ये बोलता हूं, मैं आपको सिनोनिम में ये बोलता हूं, मैं आपको क्लोज टेस्ट में ये बोलता हूं, मैं आपको पीक्यूआरएस में ये बोलता हूं कि सेंटेंस का टोन पकड़ो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी देखो ये आरसी में भी यूज हो रहा है कि नहीं, सेंटेंस का टोन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका वो ना हो कन्वेंशनल जिस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं। अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लग रहा, माफ कीजिएगा, पर जहां तक मुझे समझ आता है प्रैक्टिकल तरीका यही है, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता आपको बहुत ज्यादा, जितने भी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं इसी अप्रोच से किए। जो मुझे पता है मैं वही पढ़ा रहा हूं, और यकीन जानो जब मैं कह रहा हूं बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए तो बहुत सारे किए, बैंक के, एसएससी के, सबके, और इसी तरीके से किए। तो जहां तक मुझे पता है चीजें बहुत इफेक्टिव है। मैं इतने ऑफलाइन बच्चे पढ़ा चुका, इसी तरीके से पढ़ाया, सबके मार्क्स आते हैं। बोलोगे तो कमेंट में बच्चों को बोल दूंगा कमेंट करने के लिए, हालांकि मैं अवॉइड करता हूं ऐसी चीजें करना। आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज है, अब देख लो, लंबा पैसेज है, दिख रहा है? ये हो गया पूरा का पूरा पेज, ये दूसरा पेज। तरीका याद आया मैंने क्या बोला था? लंबा पैसेज मिलेगा, क्या करेंगे? पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। याद आ रहा है? आ जाओ, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अब यहां पे आप वीडियो को पॉज करोगे और इस बार आप मेरे साथ ट्राई करोगे। क्या लिखा है 6 नंबर में? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रॉड। एक वर्ड आया है फ्रॉड, आपसे पूछा गया इसका एंटोनिम ढूंढो। लिख लो कॉपी पे, क्या लिखोगे? जैसे मैंने लिखा है, फ्रॉड, एंटोनिम। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन फोकस क्या है? इसमें लिख के कोई फायदा नहीं है। अगला, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल? हमें टाइटल ढूंढना है। चौथा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? तो कॉपी पे लिखो क्रिएटिव एक्सप्रेशन और लिखो चैलेंजेस। हमने पहले क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा कि हमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन के चैलेंजेस ढूंढना है। अगला, विच ऑफ द वन फैक्टर्स कैन ड्राइव क्रिएटिविटी? लिखो ड्राइव क्रिएटिविटी, क्वेश्चन मार्क दो, मतलब क्या ड्राइव करती है क्रिएटिविटी को। शॉर्ट में लिखना है। समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं? मैं कर करके दिखा दे रहा हूं आपको। आ जाओ, अब हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देख लो। पहले में पूछा गया फ्रॉड का एंटोनिम क्या था, दूसरे में पूछा गया फोकस क्या है, तीसरे में पूछा गया टाइटल क्या होगा, चौथे में पूछा गया क्या चैलेंज करता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, पांचवें में ड्राइव, क्या ड्राइव करता है क्रिएटिविटी। आ जाओ, लिखा है थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे के पूरे इतिहास में, द इंट्रिकेसीज, इंट्रिकेसीज मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगी जिसे कहते हैं, कितना पेचीदा है। इंट्रिकेसीज क्या है इसके? Throughout history, the intricacies of the human mind have been the subject of fascination and inquiry. कह रहा है पूरे के पूरे इतिहास में जो ह्यूमन माइंड है, जो इंसानी दिमाग है, उसके जो इंट्रिकेसीज हैं, उसकी जो पेचीदगियां हैं, ये एक सब्जेक्ट रहा है फैसिनेशन और इंक्वायरी का। ये एक सब्जेक्ट रहा है जिसने बड़ा अट्रैक्ट किया है, बहुत फैसिनेट किया है लोगों को, और बहुत जानने के लिए मजबूर किया है, इंक्वायरी करने के लिए मजबूर किया है। क्या? इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड। From ancient philosophers to modern day neuroscientists, the workings of the brain have been studied and analyzed in an attempt to unravel its mysteries. लिखा है कि पुराने जो फिलोसोफर्स हैं उनसे लेके जो मॉडर्न डे के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, जो दिमाग के जो डॉक्टर हैं, जो न्यूरॉन्स की पढ़ाई करते हैं हमारे ब्रेन के, उन सब की जो ब्रेन की जो समझ है उसको पढ़ा गया है, एनालाइज किया गया है, ताकि हमारे दिमाग में जो मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, जो राज छुपे हुए हैं, उनको अनरेवल किया जा सके। अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना, उन्हें सुलझाया जा सके। दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग कैसे सोचता है, इन सारी चीजों को समझा जा सके। However,
Despite centuries of research, much remains unknown about the complexities of human cognition and consciousness. हमें मतलब शताब्दी लग चुके हैं अब तक रिसर्च करते हुए, पर अभी भी बहुत कुछ अननोन है जो कि जाना गया है कि एक दिमाग कैसे काम करता है, ह्यूमन कॉग्निशन कैसे काम करता है। कॉग्निशन का मतलब होता है आप कैसे सोचते हैं, मेंटल प्रोसेस क्या है, कैसे डिसीजंस लेते हैं आप। कॉन्शियसनेस सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, ये कैसे काम करता है, ये जानना अभी भी रह गया है। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड इज इट्स एबिलिटी टू क्रिएट एंड इमेजिन। लिखा हुआ है कि जो इंसान का जो वन ऑफ द फैसिनेटिंग चीज है ना हमारे दिमाग का, वो है इसकी एबिलिटी कि ये चीजों को कैसे क्रिएट करता है और कैसे सोच सकता है। द ह्यूमन माइंड हैज द कैपेसिटी टू कंसेप्चुअलाइज एंड ब्रिंग इनटू आइडियाज दे वर प्रीवियसली अननोन और अनइमेजिनेबल। पहले जो चीजें सोची भी नहीं जा सकती थी, पहले जिस चीजों के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी, हमारे दिमाग में ये कैपेसिटी है कि हम उनको कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं और हम वैसी चीजों को आइडियाज बना के दुनिया के सामने रख सकते हैं। फ्रॉम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन टू साइंटिफिक डिस्कवरी, और ये बात आर्ट से लेके साइंस तक हर जगह पे लागू है। कौन सोच सकता था आज से 20 साल पहले कि हाथ में फोन आएगा जिससे हम दुनिया भर की चीजें कर पाएंगे। कौन सोच सकता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा जिसको तुम प्रॉम्प्ट दोगे और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कोई नहीं सोच सकता था। तो ये ह्यूमन माइंड ने ही तो किया है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी हैज कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ स्कॉलर्स एंड ले पीपल। ले पीपल मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी चीज को लेके बिल्कुल अनअवेयर हैं, ऐसे लोग जिनको किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं। जैसे मुझे कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं एक ले मैन हूं, मैं एक ले पीपल हूं उसके लिए, जिसको उसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। अलाइक एंड इज बोथ एनिग्मेटिक एंड ऑ इंस्पायरिंग। लिखा हुआ है क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है ना, बड़ी अच्छी बात है कि ये एक जानकार को भी उतना ही फैसिनेट करती है जितना कि एक अनभिज्ञ या अनअवेयर इंसान को। और ये बहुत एनिग्मेटिक मतलब पजल्ड है, ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा मामला है और साथ ही साथ बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग है, बहुत ही वाव वाली चीज है कि ये एक बेवकूफ को भी उतना ही फैसिनेट करती है जितना कि एक एक्सपर्ट को। ठीक है, अच्छा ये पूरा का पूरा पैसेज का टोन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि ये कहीं क्वेश्चन नहीं हमारा, पर प्रैक्टिस के लिए करते हैं। इसका टोन क्या है? तो इसका बेटा टोन पॉजिटिव है। कहीं पे भी आपको दिखा कोई नेगेटिव लाइन लिखा हुआ? क्या यहाँ पे किसी भी हिसाब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसी चीज को? नहीं, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। किसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। किसके बारे में जानकारी दी जा रही है? ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देयर हैव बीन मैनी थियरीज प्रपोज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का प्रोसेस कैसे काम करता है इसके बारे में बहुत सारी थियरीज दी गई है। Some suggest that it is a purely subconscious process, while others argue that creativity is a result of conscious effort and intentional problem solving. बहुत सारी थियरीज इसके बारे में दी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस क्या होता है कि जब आप कोई चीज जानबूझकर नहीं करते, वो इस तरीके से आपके ह्यूमन माइंड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है या ऐसे प्रोग्राम कर लिया अपने दिमाग में कि चीजें खुद ब खुद होने लगती हैं। जैसे कि बहुत बार आप काम करते करते आपके मुंह से गाना निकलने लगता है, आप जानबूझकर नहीं गा रहे पर गाना गुनगुना रहे हो आप, ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है। पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने इंटेंशनली क्लिक किया है ना मेरे वीडियो पे, आप सुन रहे हो ध्यान लगा के, इसको कॉन्शियस प्रोसेस कहा जाता है। तो सबकॉन्शियस मतलब जिसके ऊपर आपका कमांड ना हो, इनवॉलेंटरी जब चीजें चलने लगे। तो कुछ का मानना है कि क्रिएटिविटी जो है ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होता है, गिफ्टेड है ऐसे मानो। जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं भाई ये क्रिएटिव प्रोसेस है, ये कॉन्शियस एफर्ट लेके, मतलब लोगों की ट्रेनिंग होती है इसको लेके, लोग ट्रेन करते हैं खुद को क्रिएटिव होने के लिए। Still others suggest that creativity arises from a combination of conscious and subconscious process. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों का प्रोसेस है। अगर कोई सवाल हमसे पूछा जाता इसके मतलब क्रिएटिविटी के कारण के बारे में, तो ये वाला जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है क्रिएटिविटी के कारण के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। डिस्पाइट द ऑनगोइंग डिबेट ओवर द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, वन थिंग इज क्लियर, इट इज मल्टीफेसेटेड एंड कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। लिखा हुआ है कि जो डिबेट चल रही है, जो बहस चल रही है कि क्रिएटिविटी का नेचर क्या है, ये कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, उसके बावजूद एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि ये एक मल्टीफेसेटेड और कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। मल्टीफेसेटेड का मतलब ये एक ही तरीके से काम नहीं करता। किसी के लिए ये बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है, किसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा सबकॉन्शियस प्रोसेस है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़ी अच्छी पेंटिंग करते हैं और उन्होंने कहीं सीखा नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उन्होंने कहीं सीखा नहीं है, तो ये सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस वो है जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है, वो कॉन्शियस है। जैसे कहते हैं रोहित शर्मा बड़ा गिफ्टेड प्लेयर है, इसका मतलब वो सबकॉन्शियसली वो पुल शॉट खेलते हैं। जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुल शॉट को प्रैक्टिस करते हैं और मास्टर करते हैं उसको, इसका मतलब वो कॉन्शियस प्रोसेस है।
तो ये मल्टी फेसेटेड है, इसका कोई एक चेहरा नहीं है और ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। जितने आसानी से मैं समझा रहा हूं एग्जांपल देके, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता अब तक, मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज है, मुश्किल चीज है। Creativity can manifest in a wide range of human activities from the creation of art and literature to the development of scientific theories and inventions. लिखा हुआ क्रिएटिविटी जो है ये हर जगह दिख सकती है आपको। ये आर्ट में दिखता है, ये लिटरेचर में दिखता है और साथ ही साथ में ये साइंटिफिक थियरीज और इन्वेंशंस में भी दिखता है। इट कैन ऑकर इन बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कंटेक्स्ट, ये किसी एक इंसान में भी हो सकता है, झुंड में भी हो सकता है। एंड कैन बी ड्रिवन by, ध्यान देना, can be driven by a variety of factors such as curiosity, passion or the desire for recognition. लिखा हुआ है कि और क्रिएटिविटी को कौन ड्राइव कर सकता है? क्रिएटिविटी को ड्राइव कर सकता है एक वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि क्यूरियोसिटी, आपकी जागरूकता किसी चीज के बारे में जानने में, आप किसी चीज को लेके कितने पैशनेट है, बहुत पैशनेट है आप पढ़ाने के लिए, बहुत पैशनेट है आप ड्राइंग के लिए, और साथ ही साथ में पहचान बनाने के लिए भी लोग क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं, पैसे के लिए नहीं बना रहे, वो चाहते हैं लोग उनको जाने, ठीक है, तो रिकॉग्निशन के प्रोसेस के लिए। अब मैंने इसको रेड मार्कर से क्यों मार्क किया? कुछ ध्यान आ रहा है, हमने वहां पे लिखा था, और देखो जब आपने लिखा तो आपको याद है हमने वहां पे ड्राइव वर्ड लिखा था, और हमने ये लिखा था कि क्या ड्राइव करता है। ध्यान दो क्वेश्चन पे, ड्राइव क्रिएटिविटी। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्वेश्चंस पहले पढ़ के उसको नोट करना जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। अपने दिमाग पे इतना भरोसा मत करो कि एक बार मैंने पढ़ लिया है तो मुझे याद रह जाएगा, नहीं रहता याद। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, नहीं रहता याद एग्जाम में, आप बहुत प्रेशर में रहते हो, तो लिखो उस चीज को। तो लिखा, जब क्या लिखा था? ड्राइव क्रिएटिविटी। आ जाओ क्वेश्चन पे, यहां क्या बोला गया था? क्रिएटिविटी किससे ड्राइव होती है? क्यूरियोसिटी से, पैशन से, रिकॉग्निशन से। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहीं पे, क्यूरियोसिटी और पैशन से, एक्सटर्नल प्रेशर और कंस्ट्रेंट से, ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। फैंसी इमेजिनेशन, ये टर्म नहीं यूज था। सेल्फ डाउट इनसिक्योरिटी, नेगेटिव टर्म में नहीं यूज था, केवल एक ही चीज यूज था, क्यूरियोसिटी एंड पैशन। बोलो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? किससे सॉल्व हुआ है? हमने पहले क्वेश्चन लिख रखा था, इसलिए हमसे सॉल्व हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, क्रिएटिविटी ऑल्सो हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द वर्ल्ड। क्रिएटिविटी में यह भी पोटेंशियल है कि ये पॉजिटिव चेंजेस इस दुनिया में लेके आ सकता है। Throughout history, creative individuals and groups have used their talents to address social, political and environmental challenges. लिखा है पूरे इतिहास में क्रिएटिव इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ने उनके टैलेंट का इस्तेमाल किया है सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को सुधारने के लिए, एड्रेस करने के लिए। ऑफन इंस्पायरिंग अदर्स टू टेक एक्शन एंड मेक अ डिफरेंस, और उन्होंने दूसरों को इंस्पायर भी किया है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस तरीके से आप भी करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने कितनी बार देखा है क्लाइमेट चेंज को लेकर लोग डिफरेंट ड्रॉइंग्स बनाते हैं, डिफरेंट गाने बनाते हैं, तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है ना, जिसमें आप किसी चीज के अगेंस्ट में बात कर रहे हो अपने क्रिएटिविटी को यूज करके। फ्रॉम द एबोलिशनिस्ट मूवमेंट, एबोलिशन मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, एबोलिशनिस्ट मूवमेंट कोई मूवमेंट होगा जिसमें चीजों को त्यागा गया होगा। फ्रॉम द एबोलिशनिस्ट मूवमेंट टू द सिविल राइट्स मूवमेंट टू द एनवायरमेंटल मूवमेंट, क्रिएटिविटी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड पॉजिटिव चेंज। एबोलिशनिस्ट मूवमेंट से लेके सिविल राइट्स मूवमेंट तक, सब जगह, और एनवायरमेंटल मूवमेंट तक भी क्रिएटिविटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल जस्टिस और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। डिस्पाइट मैनी बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंज। क्रिएटिविटी के अपने चैलेंज होते हैं। कुछ चमका, यहां पे हमने लिखा था क्रिएटिव एक्सप्रेशन के चैलेंजेस, इसका मतलब ये वाला पैसेज, ये वाला पैराग्राफ पढ़ने से हमें एक और आंसर मिलेगा। समझ रहे हो कितना जरूरी है लिखना। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन बी फ्रॉट, हमसे पूछा गया था फ्रॉट वर्ड का एंटोनिम, मैंने लिखा है इसलिए मुझे याद है, आपने भी लिखा है इसलिए आपको याद है, यहां से हमें दो आंसर मिलेंगे। Process of creative expression can be fraught with obstacles from self-doubt and insecurity to external pressure and constraints. लिखा है कि क्रिएटिविटी जो है ना, उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंज है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन को फ्रॉट किया जा सकता है। फ्रॉट का मतलब क्या होता है? फ्रॉट का मतलब होता है फुल ऑफ। फुल ऑफ किस चीज से भरा होना? नकारात्मक चीजों से, अनप्लेजेंट थिंग से भरा होना, उसको फ्रॉट विथ कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है ना, वो भरा हो सकता है किस चीज से? ऑब्स्टेकल से। ऑब्स्टेकल का मतलब है रोड़ा, रास्ते का रोड़ा जो होता है ना, रास्ते के रोड़ों से भरा हो सकता है। सेल्फ डाउट से भरा हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, आप अच्छा गाना बना रहे हो पर आपको डाउट है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारे साथ होता है, हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मैंने अपना 100% ट्राई किया है, पर जब तक वीडियो के व्यूज ना आ जाए ये डाउट लगता है कि यार ठीक पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अब ये तो मेरी क्रिएटिविटी है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, पर सेल्फ डाउट तो होता है। एंड इनसिक्योरिटी टू एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड कंस्ट्रेंट्स। अब
मैं अगर सब्जेक्टिविटी में बात करूं, अपने लिए बात करूं, तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर मैं फील नहीं करता। मैंने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि मैं कभी किसी के साथ कुछ भी किसी भी रेस्पेक्ट में लाइफ में कंपेयर नहीं करता, और ये ट्रेनिंग से आई है। आपको भी करना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करो। पर अगर आप बाय डिफॉल्ट एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो आपको हमेशा इनसिक्योरिटी होगी कि वो मेरे से बेहतर कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे से बेहतर निकल जाए। एक्सटर्नल प्रेशर्स होंगे, कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है किसी चीज में आपको बाध्य कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। किसी किस्म का हो सकता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, सोशल कंस्ट्रेंट हो, पर आप रोकेंगे खुद को। तो हमने यहाँ पे चैलेंजेस की बात की है। क्या चैलेंजेस है, लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके। क्या चैलेंजेस है? ऑब्स्टिकल्स है, सेल्फ डाउट है, इनसिक्योरिटी है, एक्सटर्नल प्रेशर और कंस्ट्रेंट्स है। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ने का क्या फायदा हुआ? मुझे पता है इस लाइन से सवाल आया है, तो अगर जरूरत पड़े तो आप इसको 2 बार पढ़ो, आप इसको 3 बार पढ़ो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलने वाले हैं हमें। आगे बढ़ेंगे। Moreover, not all creative ideas are successful or well received. ऐसा भी होता है कि सारे जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको सक्सेस ना मिले, सारे वीडियोस ना चले, या लोग उसको अच्छे से रिसीव ना करें। और बहुत आर्टिस्ट और इनोवेटर्स हैं जिनको रिजेक्शन मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है जब वो नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा क्रिएटिव चैलेंज है जिसके बारे में बात की गई है। आंसर देखते हैं। पहला है ओवर एम्फेसिस ऑन कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्या ये एक क्रिएटिव चैलेंज है? नहीं, क्रिएटिव चैलेंज में हमने ये नहीं पढ़ा था। आगे, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड कंस्ट्रेंट्स। देखो, जो बच्चा केवल वर्ड पकड़ेगा, अब कुछ बच्चों ने ना ये पकड़ लिया होगा कि एक्सटर्नल चैलेंज लिखा हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर और कंस्ट्रेंट्स, तो यही आंसर है। अरे ये भी तो देखो, यहां एब्सेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंस नहीं। कि एक्सटर्नल प्रेशर ना होना एक क्रिएटिव प्रोसेस का चैलेंज है। ना होना नहीं, होना। इसका मतलब अगर यहां प्रेजेंस लिखा होता तो ये हमारा आंसर होता। आगे, द लैक ऑफ अप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज। मतलब यह है कि जो क्रिएटिव आइडियाज है ना, जब उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, देख लो इस पैसेज में अप्रिसिएशन नहीं मिलता। यहां क्या लिखा हुआ था? सारे क्रिएटिव आइडियाज सक्सेसफुल या वेल रिसीव्ड नहीं होते। क्या होता है? क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को ऑब्स्टेकल्स मिलता है, सेल्फ डाउट होता है, इनसिक्योरिटी होती है। इसका मतलब जब उनको ठीक से रिसीव ना किया जाए, अप्रिशिएट ना किया जाए, तो मोटा मोटा तो यही मतलब है। खैर, हम ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करेंगे। द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड सोच नहीं सकता, ये एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन की कमी है। यार ये कैसे हो सकता है? ह्यूमन माइंड तो कुछ भी सोच सकता है। हमने एक पैसेज पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि ह्यूमन माइंड कुछ भी सोच सकता है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, केवल एक टिक लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। हमसे पूछा गया था फ्रॉट वर्ड का क्या एंटोनिम होगा। फ्रॉड का हिंदी हमने बोला फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स, नेगेटिव चीजों से भरा हुआ। आइए, पहला वर्ड है काम। काम का मतलब होता है शांत। अगर हम भरा हुआ कह रहे हैं तो इसका उल्टा तो खाली जैसा कुछ होना चाहिए। क्या काम मतलब शांत, खाली होना होता है? नहीं। अगर फ्रॉड का मतलब बेचैनी से रिलेटेड होता तो हम भले ही कह सकते थे। अगला वर्ड है बिसेट। बिसेट का मतलब होता है प्रभाव डालना। प्रभाव डालना, नकारात्मक प्रभाव डालना किसी चीज के ऊपर। क्या यह नकारात्मक प्रभाव डालने की बात फ्रॉड का उल्टा हो सकता है? हम कह रहे हैं भरा हुआ। भरा हुआ को उल्टा प्रभाव डालना कैसे होगा? डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से रहित, किसी चीज के बिना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ही इज डिवॉइड ऑफ होप, कि उसमें ना होप की कमी है, होप रहित है, मतलब उसमें उम्मीद नहीं है, उम्मीद से खाली है वो। तो ये कहीं ना कहीं खाली जैसा शब्द है, हालांकि एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है ये। आगे बढ़ेंगे। ट्रैंक्विल, कितनी बार एसएससी ने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है क्वाइट, शांत। काम इसका सिनोनिम होता है, तो काम आंसर नहीं है तो ट्रैंक्विल भी आंसर नहीं है, तो एक ही आंसर बचता है। कौन सा? डिवॉइड। आगे बढ़ेंगे। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के अलावा हाउएवर द ह्यूमन ड्राइव टू क्रिएट एंड इमेजिन परसिस्ट। लिखा हुआ है कि इन चैलेंजेस के अलावा, क्योंकि इसके पहले वाले पैसेज में चैलेंजेस की बात करी थी, तो इन चैलेंजेस के अलावा जो ह्यूमन ड्राइव है क्रिएट करने की और इमेजिन करने की, वो अभी भी है, वो परसिस्ट कर रही है, वो अभी भी है। Individuals and groups continue to harness the power of creativity to make a difference in the world. लोग और लोगों के झुंड, ये सब आज भी जो क्रिएटिविटी का पावर है उसको हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उससे ताकत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में कोई अंतर लाने के लिए, दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए। From the humblest amateur artist to the most celebrated innovator, the human capacity for creativity remains one of the greatest strengths and sources of inspiration. लिखा हुआ है जो एकदम नवसिखुआ है ना, उससे लेके जो भयंकर इनोवेटर है जिसको पूरी दुनिया जानती है, ये सारे के सारे उनकी जो ह्यूमन कैपेसिटी है क्रिएट करने की, वो उनका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है और वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है बहुतों के लिए। उम्मीद करता हूं पूरा पैसेज आपको समझ में आया है। अब अगर मैं आपको टोन बोलूं तो इस वाले पैसेज का, इस वाले पैराग्राफ का टोन पॉजिटिव है, इस वाले का पॉजिटिव है,
सॉरी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ चैलेंजेस की बात की गई थी। आ जाओ, दो क्वेश्चन हमने छोड़े, उन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, गंदा सा लग रहा है देखने में। हाँ आ जाओ, क्या लिखा है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन फोकस क्या है। देखो पैसेज का मेन फोकस क्या है ये तो मैं अभी बता सकता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में था, ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में या फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी के बारे में। पूरा का पूरा पैसेज तो इसी के बारे में है, क्रिएटिविटी के बारे में है। आप देखो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, सब कुछ क्रिएटिविटी के बारे में। तो अभी मैं यहां पे ये भी बोल देता हूं आपको कि अगर टाइटल अगर मुझे देना हुआ तो मैं या तो ह्यूमन माइंड से रिलेटेड कोई टाइटल दूंगा या तो क्रिएटिविटी से। वो पिरामिड वाली बात याद रखना, हर एक पैसेज कहां लेके जा रहा है, हमें कहां लेके जा रहा है, एक ही पॉइंट पे, या तो क्रिएटिविटी पे लेके जा रहा है या तो ह्यूमन माइंड पे लेके जा रहा है। ठीक है, ज्यादा करके क्रिएटिविटी पे, क्योंकि काफी बार क्रिएटिविटी टर्म हमने पढ़ा है, शायद वही इन्फर करने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज, मेन फोकस क्या है पैसेज का, फैंसी और इमेजिनेशन का क्या नेचर होता है, ये टर्म से इस्तेमाल नहीं हुए और ना ही ये हमारा मेन फोकस था पैसेज का। द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग के क्या मिस्ट्रीज हैं। देखो अगर ये आंसर होता, यहां पे क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये एक लाइन आया है पैसेज में, पर अगर ये आंसर होता तो डेफिनेटली हम ह्यूमन माइंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते। यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बात किया गया, यहां पे क्या बात की गई थी कि एक ह्यूमन माइंड होता है, उसका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो जो है वो क्रिएटिव हो सकता है। और फिर पूरा पैसेज यहां से अलग अलग पैराग्राफ में बटा जिसमें क्रिएटिविटी की बात की गई। इसका मतलब सेंट्रल आइडिया जो है वो स्ट्रक्चर, वो आपका ह्यूमन माइंड नहीं है, सेंट्रल आइडिया क्रिएटिविटी है। अगला, कंप्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब जो समझ के डिसीजन लेना होता है, उसके क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसके क्या चैलेंजेस है। यार ये तो एक पैसेज में आया था, सेंट्रल आइडिया ये थोड़ी है। अगला, द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का क्या नेचर होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ये आंसर होगा, बिल्कुल ये आंसर होगा। अब दिमाग में आपके आएगा सर अभी तो आप कह रहे थे ह्यूमन माइंड भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर यहां पे मिस्ट्रीज टर्म लिखा हुआ था, हम ह्यूमन माइंड की मिस्ट्रीज नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आंसर को एलिमिनेट किया है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब जो टाइटल क्या हो सकता है पैसेज का, द कंप्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। अभी यहां पे मैंने बात की थी कि सोच समझ के डिसीजन लेने की क्या मुसीबतें हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्या यह सेंटेंस टाइटल हो सकता है, नहीं। अगला, द रोल ऑफ ह्यूमन माइंड इन प्रमोटिंग पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस को प्रमोट करने में ह्यूमन माइंड का क्या रोल है। देखो ये हो सकता है, अगर हमें कोई ऐसा ऑप्शन ना मिले जो इससे ज्यादा सटीक हो तो हम इसको भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% सही नहीं है, 30-40% यही था पैसेज। अगला, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी क्या हम, मुझे तो नहीं लगता है, पूरा का पूरा पैसेज यही है, क्रिएटिविटी का क्या पावर है। अगला, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड कहां से बनकर आया, इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं, कितने स्टेजेस में काम की गई है, ये सब कुछ नहीं बताया गया, तो हिस्ट्री तो नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या क्लियर है ये पैसेज, पैसेज लंबा था, अच्छा था, समझने वाला था। आगे बढ़ेंगे, पैसेज नंबर 3 पर आते हैं। इस पैसेज में भी वही है कि क्या डिस्क्राइब करता है पैसेज को ठीक से, मतलब यह है कि ये छोटा पैसेज है। हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि टोन क्या है पैसेज का, तो पहले में तो हमें टोन पता करना है। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का देख लेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रमोट फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में कहीं पर प्रमोट आया है, कहां पे आया है, और उसका एंटोनिम क्या है, हमें यह ढूंढना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटरवेंशन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में कहीं पर इंटरवेंशन आया है, कहां पे आया है देख लेंगे, उसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, हमें पैसेज का सेंट्रल आइडिया ढूंढना है। ठीक है, मतलब इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, पर इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था क्वेश्चन पढ़ने से दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, तो कहीं फायदा होगा कहीं नहीं होगा, पत्थर की लकीर नहीं है कि हर जगह फायदा होगा। चलो देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। लिखा है, क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट नाउ पुट हेल्थ एट सेंटर एंड प्रमोट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज दैट ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली। लिखा है, क्लाइमेट पॉलिसी जो है उसको अब हेल्थ को सेंटर पे रखना चाहिए, मतलब क्लाइमेट को लेके जो पॉलिसीज बनाई जा रही है ना, उसे अब हेल्थ को सेंटर पे रखना चाहिए, मतलब हेल्थ को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी चाहिए। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब होता है कम करना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज को इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए कि उससे हेल्थ में बेनिफिट्स आए साइमल्टेनियसली, मतलब होता है साथ साथ में हेल्थ पे भी बेनिफिट्स आए, मतलब क्लाइमेट को तो फायदा हो ही, साथ साथ में हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनमें भी सुधार आए। प्रमोट को मैंने सर्कल किया है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको लिखवाया था और इसलिए मैं बोलता हूं बार बार लिख लो। आपसे बोला गया था प्रमोट का एंटोनिम क्या होगा, तो क्या हम यहीं से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्या बोला गया था, क्लाइमेट पॉलिसी को
हेल्थ को सेंटर पे रखना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज को। कैसे वाले? जो कि हेल्थ बेनिफिट साथ साथ में दें। प्रमोट करना मतलब आगे बढ़ाना, ये एक पॉजिटिव टर्म है। हम जब इसका एंटोनिम ढूंढेंगे तो हम कोई नेगेटिव टर्म ढूंढेंगे। कंडक्ट मतलब होता है किसी चीज को डिसिप्लिन से करवाना, ये एक पॉजिटिव चीज है, आंसर नहीं हो सकता। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, नेगेटिव है, हो सकता है आंसर। एक्सक्लूड मतलब होता है बाहर निकालना, नेगेटिव है, हो सकता है आंसर। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना, नेगेटिव है, हो सकता है आंसर। अब आ जाते हैं इसमें से आंसर कौन है। क्या बोला जा रहा था पैसेज में, जरा पढ़ना। पैसेज में ये बोला जा रहा था कि वैसे चेंजेस को प्रमोट किया जाए, मतलब वैसे चेंजेस को सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। क्या आगे बढ़ाने का उल्टा, क्या आगे बढ़ाने का नेगेटिव आक्रमण करना हो सकता है? इन्वेड मतलब आक्रमण करना होता है, नहीं हो सकता। एक्सक्लूड हम सबको पता है इंक्लूड का उल्टा होता है। किसी चीज को शामिल करना इज कॉल्ड इंक्लूड, किसी चीज को बाहर करना इज कॉल्ड एक्सक्लूड, तो ये तो एंटोनिम नहीं हो सकता। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है किसी चीज को के रास्ते में बाधा डालना, किसी चीज को रोकना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं। तो प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना। हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा? बोलो पहले लाइन से आंसर मिला कि नहीं मिला? अब 2 नंबर मिल गया तो कॉन्फिडेंस आ गया आपको कि पैसेज बन जाएगा मेरे से। समझ रहे हो, सारी चीजें कनेक्टेड है। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, शेयर कर देना, ठीक है, चैनल को लाइक कर देना। मैं लाइक्स आता हुआ देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने का। हेल्थ फोकस्ड climate policy would bring about a planet that has cleaner air, more abundant and safer fresh water and food, more effective and fairer health and social protection systems, and a result healthier people। लिखा हुआ है कि जो हेल्थ पे फोकस करके जो क्लाइमेट पॉलिसीज बनाए जाएंगे ना, इससे हम एक ऐसे ग्रह पे रहेंगे जिसकी हवा साफ होगी, ज्यादा अमाउंट में और साफ पानी मिलेगा सबको, भोजन मिलेगा सबको, ज्यादा अच्छा हेल्थ रहेगा लोगों का, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम बढ़िया रहेगा, और इन सबके परिणाम स्वरूप लोग हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले वाले पैसेज जो टोन है पॉजिटिव टोन है, और ये बोला जा रहा है कि जो क्लाइमेट का जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो हमारे हेल्थ को ध्यान में रख के बनाई जाए, उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, वो फायदे पहले वाले पैसेज में, पहले वाले पैराग्राफ में गिनाए गए। Investment in clean energy will yield investment health gains that repay those investment twice over। लिखा हुआ है कि अगर हम लोग क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं, क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है? वो ऐसी एनर्जी जो धुआं ना छोड़े, ऐसी एनर्जी जो लिमिटेड ना हो। कोयला वगैरह क्लीन एनर्जी नहीं है ना, हम सब जानते हैं ना ये सब, कि हवा का एनर्जी इस्तेमाल करना या सूर्य का इस्तेमाल करना, ये सब क्लीन एनर्जी के अंदर आता है, जो भारत करने की कोशिश कर रहा है। तो लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना क्लीन एनर्जी की, वो हमारे हेल्थ में गेन्स जो भी होंगे उसको 2 गुना में रिपे करेगा। मतलब आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो उसका जो आपको फायदा मिलेगा वो जितना पैसा लगा रहे हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। देयर आर प्रूवन इंटरवेंशंस, ये टर्म का एंटोनिम पूछा गया है, ध्यान रखना। देयर आर प्रूवन इंटरवेंशंस एबल टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। लिखा हुआ है कि ये एक प्रूवन इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन को अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो हस्तक्षेप को इंटरवेंशन कहा जाता है। यहां पे हालांकि वो मीनिंग नहीं है, क्या मीनिंग है मैं हिंदी समझा के समझाता हूं। लिखा हुआ है कि ये प्रूवन इंटरवेंशंस हैं कि हम लोग जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है ना, उनको कम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर व्हीकल इमिशन, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, अगर उसके स्टैंडर्ड्स को हाई कर दिया जाए, अभी जो भी स्टैंडर्ड्स है अगर उसको हाई कर दिया जाए कि आपका जो पोल्यूशन है, गाड़ी का हम पोल्यूशन बनाते हैं ना, आपकी जो पोल्यूशन की लिमिट है वो, अब एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी लिमिट है, मान लो कि वो 5.0 है, तो 5.0 से उसको घटा के 2.0 कर दिया जाए कि इससे ज्यादा धुआं नहीं होना चाहिए। तो अगर उन सारी चीजों के ऊपर काम किया जाए तो लगभग ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि हम 2.4 मिलियन लोगों को जो है साल भर में बचा सकते हैं। मतलब 24 लाख लोगों को साल भर में बचाया जा सकता है। कैसे? इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी से और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करके, कितना? 0.5 डिग्री सेल्सियस 2050 तक। अब देखो यहां पे क्या किया गया था, देयर आर प्रूवन इंटरवेंशंस, विच मींस ऐसे कदम उठाए गए हैं, और ये प्रूवन कदम उठाए गए हैं जिससे ये चीजें ठीक हो सकती है। इंटरवेंशंस का एक मतलब तो होता है हस्तक्षेप, पर अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे डिक्शनरी में तो कहता है द एक्शन इन ऑर्डर टू चेंज अ सिचुएशन। मतलब ऐसे कदम उठाए गए हैं जिन कदम से कोई चीज ठीक की जा सकती है, उसको इंटरवेंशंस कहा गया है। यहां पे आ जाओ, हमसे पूछा गया था इंटरवेंशंस का एंटोनिम क्या होगा? ऐसे कदम जो उठाए गए हैं। क्या उसका उल्टा स्पेसिफिक हो सकता है? स्पेसिफिक मतलब होता है खास, नहीं हो सकता। नन इन्वॉल्वमेंट, कि आप उसमें इन्वॉल्व ही मत हो, डिटैच हो जाओ आप उस चीज से। डेटा, आंकड़े,
एंटोनिम नहीं हो सकता। एविडेंस, सबूत, ये तो सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। हमसे पूछा गया था कदम उठाना, इंटरवेंशन। अच्छा, कदम कब उठाएंगे? जब आप किसी चीज से अटैच्ड होंगे, है ना, ये तो पॉजिटिव चीज है। हमें जब इसका एंटोनिम ढूंढना है तो नेगेटिव चीज ढूंढना है। इन चारों में से केवल एक नेगेटिव टोन का था, नॉन इन्वॉल्वमेंट। क्या आप अपने आप को डिटैच कर लो? टफ क्वेश्चन था ये। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ूंगा मैं। द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जिसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, उसको, उसका जो कॉस्ट है, जैसे सोलर पावर का, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आया पिछले कुछ सालों में। सोलर एनर्जी इज नाउ चीपर देन कोल और गैस इन मेजर इकोनॉमीज। और बड़े बड़े इकोनॉमीज में सोलर एनर्जी जो है वो अब काफी सस्ता है अगर आप कंपेयर करोगे कोल या गैस एनर्जी के कंपैरिजन में। ये पूरा का पूरा पैसेज था। अब आता हूं मैं इसके क्वेश्चंस पे। क्या बोला गया है? फर्स्ट में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। आपसे पूछा जा रहा है कि टोन क्या होगा। अच्छा, हमने पढ़ा है पूरा पैसेज, टोन क्या है? पॉजिटिव है ना। पहले में क्या बोला गया था कि ऐसे कदम उठाने हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो। दूसरे में बोला गया है इसका कारण, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसे कदम उठ जाए तो क्या हो कि इतनी सारी जान बचाई जा सकती है। इसका मतलब पहले में बताया गया किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, दूसरे में बताया गया उस चीज के इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा। यही है ना। तो कहीं से भी नेगेटिव टोन तो नहीं है। आ जाओ, पहले लिखा है ह्यूमनिस्टिक, इंसानियत से भरा टोन है। अब मैं चैलेंज करके बोलता हूं, कोई भी टीचर जो टोन पढ़ाता है और ये कहता है यही 8 टोन है या यही 10 टोन है, वो उसने ये नहीं कवर किया होगा। मैं यही बोल रहा हूं। इस बहकावे मत आना कि टोन कितने, अरे यार उसका मन करेगा वो 2000 टोन निकाल के दे देगा आपको। इंग्लिश में शब्दों की कमी थोड़ी है, किसी भी टर्म को टोन बोल देगा। सिनिकल एक वन वर्ड है। अब ये कोई टोन का टाइप थोड़ी है, या बायस्ड कोई टोन का टाइप थोड़ी है। अगर आप लिटरेचर में देखोगे तो कोई टोन का टाइप नहीं है, पर एसएससी ने बार बार पूछा तो लोगों ने कह दिया सिनिकल टाइप है, बायस्ड टाइप है। ये तो इंसानों का टाइप है। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बनाया जा सकता है। यही सत्य है। आ जाओ फर्स्ट पे, क्या लिखा है? ह्यूमनिस्टिक, इंसानियत से भरा हुआ। दूसरा है सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है हर चीज पे शक करना। आप समझ पाए होंगे कि ये एक नेगेटिव टर्म होता है। हमारा पूरा का पूरा टोन पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है बायस्ड, ये मैंने सिनोनिम में भी कवर किया है। बायस्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को लेके पहले से अपने दिमाग में कुछ प्री ऑक्यूपेशंस लेके आते हो, आप अपने दिमाग में कुछ प्री अजम्पशंस लेके आते हो, उसको बायस्ड कहते हैं। ठीक है, कि आप किसी की तरफ पहले से ही झुके हुए हो। मैं, मेरा भाई और एक अजनबी आदमी रेस कर रहा है, मेरे दिमाग में पहले कि मेरे भाई को जिताना है, ये बायस्ड है, नेगेटिव टर्म है, ये टोन नहीं हो सकता। टेक्निकल, अब दो ही टर्म पॉजिटिव बचे हैं, ह्यूमनिस्टिक या टेक्निकल। क्या यहां पे कोई भी टेक्निकलिटी की बात की गई है कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? क्या यहां पे बोला गया है कि हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, फॉर एग्जाम्पल कि हमें नए इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे कि ये कम होगा। इन 5 स्टेप्स में हम ये कर सकते हैं। कहीं पे टेक्निकलिटीज की बात नहीं की गई है। यहां बोला गया है कि कोई चीज करनी है और दूसरे में बोला गया उससे होगा क्या। तो टेक्निकलिटीज तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तरीके तो नहीं बताए गए। एक ही बचता है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक टोन क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि यहां पे पूरे में बात की गई है कि हेल्दियर पीपल कैसे रहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, यहां पे बात की गई थी हेल्दियर पीपल कैसे रहेंगे, यहां पे बात की गई थी 2.4 लोगों की जान बच सकती है। मतलब टोन कहां जा रहा है? इंसानियत की तरफ जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा गया आपसे स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का। क्या यह एक क्रोनोलॉजी है? क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजी का मतलब है कि क्या यहां पे ये बोला गया कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं बताया गया। दूसरा में क्या डिफाइन किया गया है? क्या यहां पे डिफाइन किया गया है कि क्लाइमेट चेंज किसे कहा जाता है? क्या पूरा पैसेज इसके बारे में है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्लाइमेट चेंज के कितने टाइप्स होते हैं? नहीं, ये सब नहीं बताएगा, कोई डेफिनेशन नहीं है। क्रिटिक, क्या किसी की आलोचना की गई है कि इन गाड़ियों की वजह से क्लाइमेट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या ये देश है जिनकी वजह से जिनका कार्बन एमिशन लेवल बहुत ज्यादा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई। नेगेटिव टोन तो है ही नहीं। आगे प्रॉब्लम और सोल्यूशन, एक ही चीज बचता है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। यहां पे एक प्रॉब्लम बताई गई है कि हेल्थ को फोकस करना है ताकि ग्रीन एयर मिल सके, और दूसरे में बताया गया है सोल्यूशन क्या है उसका। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। हालांकि ये भी एकदम सटीक नहीं है, पर ठीक है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं था, तो हमने पैसेज नंबर 3 भी कर लिया है। नहीं, एक बच गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? पहला, सेंट्रल पॉलिसी, क्लाइमेट पॉलिसी फॉर हेल्थ, यही तो सेंट्रल आइडिया था। सेकंड में ग्रीन हाउस गैसेस, कहीं जिक्र भी नहीं किया गया ग्रीन हाउस गैसेस का।
फॉसिल फ्यूल्स कहीं जिक्र नहीं किया। फॉसिल फ्यूल्स क्या कहते हैं? वैसे किस्म के रिसोर्सेस को जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं और गड़े हुए हैं और बहुत साल के बाद वो फ्यूल बन जाता है, जैसे कि कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। पॉल्यूशन क्या सेंट्रल आइडिया था? नहीं, पॉल्यूशन का एक एग्जांपल लिया गया था, पॉल्यूशन सेंट्रल आइडिया नहीं था। सेंट्रल आइडिया था क्लाइमेट पॉलिसी हेल्थ के लिए बनाना, हमारा सेंट्रल आइडिया था। आंसर है 15 का 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही है चीजें। आगे बढ़ेंगे। अगेन ये एक लंबा पैसेज है, तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर टू पैसेज द कन्वे ऑफ द टू पैसेज टू कन्वे द मैसेज। आपसे पूछा गया है कि यहां पे क्या टेक्निक यूज की है ऑथर ने पैसेज अपनी बातों को कन्वे करने के लिए। इसमें क्वेश्चन पढ़ के हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। अगला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इशू ऑफ स्टुपिडिटी इन इंडियन सोसाइटी। हमें जो स्टुपिडिटी है उसका सॉल्यूशन क्या है, लिख लेना कॉपी पे, ये आंसर में पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा। स्टुपिडिटी का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, हमसे टोन पूछा गया है। According to the author of the passage, who among the following is not responsible for spread of stupidity? जो stupidity फैली है, stupidity का जो spread है, उसके लिए कौन responsible नहीं है? लिख लेना साफ साफ, not responsible, not responsible। आप बोलोगे सर इतना टाइम एग्जाम में मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। इंग्लिश में तो इतना टाइम मिलता ही है। इंग्लिश में क्या पूछता है? वो क्या पूछता है? या तो आता है या तो नहीं आता। आप एक एरर में कितना टाइम दोगे? 1.5 मिनट एरर सोचोगे क्या? 10 सेकंड में या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो आपको इंग्लिश में इतना टाइम मिलता है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आ जाएगा। व्हाट कुड बी द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है? हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टाइटल। देख लेंगे। 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर में पहले मिल सकता है। पहला ये कि स्टुपिडिटी जो स्प्रेड हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कीवर्ड है रिस्पॉन्सिबल। पैसेज में जहां रिस्पॉन्सिबल मिलेगा ध्यान रखना। अगला, स्टुपिडिटी को का सोसाइटी उसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका जो कीवर्ड है वो है सोल्यूशन। ध्यान रखना, पैसेज में कहीं सोल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब इसका आंसर मिलेगा। आ जाओ। लिखा, एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर, वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एक समाज के तौर पर हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो। वी हैव इरेडिकेटेड मतलब होता है खत्म करना। वी हैव इरेडिकेटेड डिजीजेस, हमने बीमारियां खत्म की है। एक्सप्लोर्ड स्पेस, हम स्पेस तक चले गए। एंड क्रिएटेड टेक्नोलॉजिकल वंडर्स दैट वर वंस थॉट इम्पॉसिबल। और ऐसे टेक्नोलॉजिकल वंडर्स तक पहुंच गए हैं जिसके बाद जो एक वक्त पे माना जाता था नामुमकिन है। हमारा फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक वक्त पे कोई सोच भी नहीं सकता था। टेक्निकल वंडर्स है ये सारे के सारे। येट फिर भी देयर इज स्टिल वन इशू दैट कंटिन्यूज टू प्लेग अस। आज भी एक ऐसा इशू है जो कि हमें आज भी ग्रसित कर रहा है। प्लेग का मतलब होता है परेशान करना। आज भी हमें ग्रसित कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्या है वो इशू? स्टुपिडिटी, बेवकूफी। यस, स्टुपिडिटी, हाँ जी, बेवकूफी। द थिंग दैट सीम्स टू बी कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है जो एक से दूसरे में फैले। एंड हैज बीन स्प्रेडिंग फास्टर देन द कॉमन कोल्ड। बेवकूफी एक ऐसी चीज है जो कि कंटेजियस है, एक से दूसरे में फैल रही है और इतनी तेजी से फैल रही है जितने तेजी से जुकाम और खांसी भी नहीं फैलती। इट्स एवरीवेयर यू लुक ऑन सोशल मीडिया, इन पॉलिटिक्स, इन द वर्क प्लेस। ये हर जगह पे है, सोशल मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, ऑफिस में है, जहां आप काम करते हैं वहां पे है। यू कांट स्केप इट। आप इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। It's as if we all collectively decided that intelligence and common sense are no longer important. ऐसा लग रहा है जैसे हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि समझदारी और कॉमन सेंस अब जरूरी नहीं है, ठीक है। Why bother using your brain when you can just rely on your gut feeling and conspiracy theories? क्यों अपना दिमाग का इस्तेमाल करना जब आप सिर्फ रिलाई कर सकते हो कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, मेरी गट फीलिंग्स क्या है, या जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं दुनिया में कि फलाना फलाने के साथ भाग गया, आप उसके बारे में अगर ज्यादा रिलाई कर रहे हो, क्यों अपना दिमाग लगाना, ठीक है। क्या लग रहा है पैसेज किसके बारे में है? शुरुआत में ही बहुत नेगेटिव टोन है ना। क्रिटिसाइज किया जा रहा है लोगों को, कहा जा रहा है कि लोग अब समझदार नहीं रहते। समझ पाए हो यहां तक? आगे बढ़ेंगे। टेक पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया गया, पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल ले लो। इट यूज्ड टू बी दैट पॉलिटिशियंस वर एक्सपेक्टेड टू बी नॉलेजेबल एंड वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इश्यूज दे वर डीलिंग विद। लिखा हुआ है कि ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो पॉलिटिक्स का, जहां पे पॉलिटिशियंस से ये उम्मीद की जाती थी कि वो लोग ज्ञानी होंगे, नॉलेजेबल होंगे और वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, उन्हें पता होगा कि वो किस किस्म के इश्यूज से वो डील कर रहे हैं, लोगों को क्या समझ आ रहा है, लोगों को क्या पसंद है, लोगों की क्या परेशानियां हैं, इसके बारे में उनको पता होगा। Now it seems that all you need is a catchy slogan and some empty promises to win an election. लिखा हुआ है कि और अब ऐसा लगता है कि आपको इलेक्शन जीतने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है।
सिर्फ इसकी जरूरत है कि आप कोई बहुत अच्छा सा कैची सा स्लोगन एक बना लो और कुछ खाली पीली कुछ भी मतलब प्रॉमिसेस कर दो लोगों से कि हम चांद पे आपको पहुंचा देंगे और आप इलेक्शन जीत जाओगे। ये हो रहा है। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के बारे में तो यार मेरे से बात मत करो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मी बोला गया, इसका मतलब स्पीकर अपने अनुभव बता रहा है, ठीक है। ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, एक ऑब्जेक्टिव टॉपिक नहीं है। मतलब जो ये कह रहा है ना, ये फैक्ट्स नहीं है, ये उसके हिसाब से है दुनिया कैसी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव बात है। ऑब्जेक्टिव बात का मतलब होता है जब आप फैक्ट बता रहे होते हो। ये सब्जेक्टिव बात है कि किसी इंसान के हिसाब से क्या है। तो वो कह रहा है कि मुझे मत कहना आप सोशल मीडिया के बारे में, अगर मतलब मुझे स्टार्ट भी मत करो, मेरे पास इतनी चीजें बोलने के लिए। इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी यही पैदा हो रही है। People will believe anything they read as long as it confirms their preconceived biases. लोग हर उस चीज पे बिलीव कर लेंगे जो वो पढ़ेंगे अगर वो उनके प्रीकंसीव्ड बायसेस को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर मुझे कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद या XYZ पॉलिटिकल एक एक्टर नहीं पसंद, तो ऐसे केस में मैं उसके अगेंस्ट में जो भी पढ़ूंगा ना, मैं उस पर यकीन कर लूंगा, क्योंकि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है ना वहां से। मुझे वो नहीं पसंद था, उसके बारे में नेगेटिव बात है। आप एक बार गूगल करके फैक्ट्स में नहीं चेक करते कि ये जो कह रहा है ये सही है कि गलत है। एंड डोंट इवन थिंक अबाउट ट्राइंग टू प्रेजेंट देम विद द एक्चुअल फैक्ट्स और एविडेंस। और कोशिश भी मत करना उनको फैक्ट्स या एविडेंस बताने की। वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो लड़ जाएंगे, वो तुम्हें बेवकूफ करार दे देंगे। दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये एक बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। बट इट्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एपिडेमिक ऑफ स्टुपिडिटी। लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एक एपिडेमिक फैला है ना, ये जो महामारी फैली है बेवकूफी की, इसके लिए कोई सिर्फ इंसान जिम्मेदार नहीं है। याद करो कि हमें जिम्मेदारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। देखो तो यहां पे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ स्टुपिडिटी। इसका मतलब जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं हमें आंसर मिलने वाला है। हमें बोला गया है कि कौन जिम्मेदार है। लिखा है कि सिर्फ लोग जिम्मेदार नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसने हमें फेल किया है। हम लोग अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि एक टेस्ट कैसे पास किया जाए, रेदर देन कि हम उन्हें क्रिटिकली सोचने पे मजबूर करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाएं। बहुत अच्छी बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने की टेक्निक सिखाई जा रही है। यह टेक्निक नहीं सिखाई जा रही कि आप किस तरीके से क्रिएटिव होगे, आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करोगे, जो चीज आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कैसे क्रिटिकली सोचोगे। सिर्फ ये बोला गया है कि ये 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन को रट लो, उसी से आंसर निकल जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। It is no wonder we have a generation of adults who can't even find their way around a basic maths problem. तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम ऐसे जवान लोगों से मिलते हैं जो एक बेसिक मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें बस एग्जाम पास करना सिखाया गया है, उन्हें क्रिटिकली सोचना सिखाया गया है ही नहीं। आ जाओ क्वेश्चन पे। लिखा है कि पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन जिम्मेदार नहीं है। लिखा है कि पॉलिटिशियंस, ध्यान दीजिएगा, लिखा है पॉलिटिशियंस जिम्मेदार है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पॉलिटिशियंस जिम्मेदार नहीं है क्या? पॉलिटिशियंस बिल्कुल जिम्मेदार है, तो ये आंसर नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार नहीं है क्या? एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जिम्मेदार है, ठीक है। इंडिविजुअल्स, अच्छा इंडिविजुअल्स को तो लाइन के थ्रू दर्शाया गया था। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था दैट्स जस्ट अ बेटर, बट इट्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है जो इसके लिए जिम्मेदार है, इसका मतलब इंडिविजुअल्स भी जिम्मेदार है। हमसे पूछा गया था कौन जिम्मेदार नहीं है। पॉलिटिशियंस जिम्मेदार है, एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, इंडिविजुअल्स भी इसके लिए जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार नहीं है? चिल्ड्रन। ये तो बेचारे बच्चे, इनको क्या ही पता। आगे, ऑफ कोर्स देयर आर सम हु वुड आर्ग्यू दैट स्टुपिडिटी इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल ऐसे कुछ लोग होंगे जो ये मानेंगे कि स्टुपिडिटी भी एक सोचने का तरीका है। कौन लोग है पता नहीं। That it's a valid perspective and that deserves to be respected. कुछ लोगों का यह मानना है कि तुम जिसको बेवकूफ कह रहे हो सकता है उसको उतनी ही बातें समझ आती हो, तो तुम्हें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। To those people I say this, if you want to be stupid, go ahead. Just don't expect the rest of us to respect your opinions when they are based on nothing but ignorance and misinformation. लिखा हुआ कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगेन ये सब्जेक्टिव बात है, कि अगर तुम्हें बेवकूफ रहना है तो रहो, बस ये उम्मीद मत करो कि दूसरों का जो मतलब दूसरे जो है वो तुम्हारे ओपिनियन का रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन जो है वो इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। तुम्हें पता कुछ नहीं है पर तुम चौधरी बन के बैठे हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम तुम्हारे ओपिनियंस के रेस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे चौधरी होने के रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तुम बेवकूफ ही हो। इट इज टाइम फॉर अस टेक स्टैंड अगेंस्ट स्टुपिडिटी। अब ये जरूरी है कि हम लोग स्टुपिडिटी के अगेंस्ट में कोई ना कोई कदम उठाएं। We need to start valuing intelligence and critical thinking again.
अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा गया था ना, ध्यान दो तो यहां पे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है स्टुपिडिटी का? समझ पा रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि तुम लिखो। हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये फील होगा कि यही सही तरीका है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि सर आप अपनी दुकान चलाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कंप्लीटली आपका पर्सपेक्टिव है। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैं बार बार इस बात पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है पढ़ाने का। मे बी आपको ठीक लगे। तो खैर यहां पे बात की गई थी कि क्या ऐसी है जो स्टुपिडिटी का सोल्यूशन है। इस वाले पैसेज में कोई सोल्यूशन बताया जा रहा है। मुझे कैसे पता चला? यहां पे एक बात लिखी गई थी कि हमें इस स्टुपिडिटी के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, मतलब अब सोल्यूशन की बात होगी। वी नीड टू स्टार्ट वैल्यूइंग इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग अगेन। जरूरी है कि हम इंटेलिजेंस को और क्रिटिकल थिंकिंग को फिर से वैल्यू करना स्टार्ट करें। कुछ बड़े बेवकूफ से लोग हैं जिनको हम सेलिब्रिटी बना देते हैं, अब मैं नाम क्या ही लूं, लोग उनको खुदा बना के बैठे हैं, जो महान निहायती जाहिल लोग हैं। मेरे हिसाब से एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड तब सेट होता है जब आप वहां के साइंटिस्ट को, अच्छे जेन्युइन टीचर्स को, या सोशल जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो, रेदर देन कि वैसे लोगों को सेलिब्रेट करो जो कि बस कैमरे के सामने आके कुछ अपशब्द कह के, और आप समझ रहे हो मैं किस लाइंस में जा रहा हूं, ठीक है। इंटरटेनमेंट को उतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। खैर ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं गलत भी हो सकता हूं। क्या लिखा हुआ था यहां पे कि हमें वैल्यू, जो इंटेलिजेंस है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को फिर से अप्रिशिएट करना चाहिए। वी नीड टू होल्ड आवर लीडर्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड डिमांड दैट दे बी नॉलेजेबल एंड वेल इन्फॉर्म्ड। हमें फिर से अपने लीडर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिए उनके डिसीजंस के लिए, और हमें यह डिमांड करना चाहिए कि आपको सारी चीजों के बारे में पता हो। मतलब बेसिकली पढ़े लिखे इंसान को लीडर बनाना चाहिए, जागरूक इंसान को लीडर बनाना चाहिए। सेल्फिश और बिल्कुल अनभिज्ञ ऑब्लिवियस में रहने वाले लोगों को हमें अपने लीडर्स नहीं चुनने चाहिए। We need to teach our children how to think, just not how to memorize. हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि कैसे सोचते हैं, ना कि कैसे याद करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो पूछा था ना इससे, तो क्वेश्चन यह था कि क्या सोल्यूशन है स्टुपिडिटी का। आ जाओ। फर्स्ट, एम्ब्रेसिंग इग्नोरेंस एंड मिस इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन और इग्नोरेंस को हमें गले से लगाना चाहिए। एम्ब्रेस का मतलब होता है, अगर नहीं पता तो लिख लेना, टू एक्सेप्ट। टू एक्सेप्ट इज कॉल्ड एम्ब्रेस। गलत है, ये तो सोल्यूशन नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। अगला, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू पास टेस्ट। स्टूडेंट्स को यह सिखाना चाहिए कि टेस्ट कैसे पास करते हैं, यही तो सीख रहे हैं हम लोग, अभी से तो स्टूपिड हो रहे हैं। अगला, इलेक्टिंग पॉलिटिशियंस विच कैची स्लोगन्स। ऐसे पॉलिटिशियंस को हमें चुनना चाहिए जिनके भाषण या जिनके स्लोगन्स बड़े कैची हो, कि अब की बार 400 पार, या एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं बीजेपी वाले भड़क मत जाना, क्योंकि हो तो आधे से ज्यादा स्टूपिड ही। गलत है। अगला, encouraging critical thinking and problem solving skills। encouraging critical thinking and problem solving skills, यही है ना हमारा आंसर। critical thinking और problem solving skills को बढ़ावा देना, यहां साफ साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ था, हमें वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। समझ लो पहले क्वेश्चन पढ़ने के कितने फायदे। अगला, इट वोंट बी इजी। ये आसान नहीं है, बट इट्स अ फाइट वर्थ फाइटिंग। लेकिन ये वो लड़ाई है जो लड़ने लायक है। बिकॉज इफ इट डोंट, we will stuck in a world where stupidity reigns supreme and there is no telling what kind of damage that could do। लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, तो हम एक ऐसी दुनिया में फंस जाएंगे जहां पे स्टूपिड लोगों को ही महान समझा जाएगा, और किस किस्म का डैमेज होगा ना, ये बताया नहीं जा सकता। सो लेट्स ऑल डू आवर पार्ट एंड स्टार्ट यूजिंग आवर ब्रेन्स अगेन। तो हम लोग सब लोग अपना अपना दिमाग यूज करते हैं और अपना ब्रेन यूज करते हैं। इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू दिस एपिडेमिक ऑफ स्टुपिडिटी वंस एंड फॉर ऑल। लिखा हुआ है कि ये समय है जब हम ये जो एक एपिडेमिक आया है ना स्टुपिडिटी का, इसको रोकें और हमेशा के लिए यहीं रोक दें। तो जब भी कोई फैक्ट मिलता है बाबू, आपको एक बार गूगल करके देख लो, या जो भी सर्च इंजन है उसमें देख लो, फैक्ट्स चेक कर लो। गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे सबका डाटा होता है, एक बार चेक कर लो। आंख बंद करके किसी इंसान को पसंद करके किसी को वोट देना बंद करो सबसे पहले। दूसरा, मैं एसएससी के रिस्पेक्ट में भी ये बात बोलूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर सुन लो, आपके लिए बहुत जरूरी है। 2-3 टीचर्स हैं, नाम लेकर कोई फायदा नहीं है, बड़े ब्रांडेड टीचर्स हैं, आपस में लड़ जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, और फिर उनको बहुत व्यूज मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे किसी इंग्लिश के टीचर को जानता हूं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जो ये सब हरकतें करते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे नजर में जितना मैं फॉलो करता हूं, मुझे सारे टीचर्स के बारे में नहीं पता, पर जितनों को मैं फॉलो करता हूं, इंग्लिश वाले जितने टीचर्स हैं ना, वो बड़े ही समझदार लोग। मैं ये नहीं कह रहा मैं समझदार हूं, मैं ये कह रहा हूं अपने काम से मतलब रखना, और जो तुम्हें दिया गया है वो काम करना आज की दुनिया में बहुत रेयर चीज है। कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करना,
या किसी किस्म का मतलब समझते हो ना, दूसरे के काम में नाक ना घुसेड़ना अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। मेरे नजर में अगर कोई आदमी इतना भी कर लेना तो वो स्टुपिडिटी के लेवल से कहीं ऊपर आ जाता है। तो समझो तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारी नौकरी होगी, दो टीचर लड़ रहे हैं, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हारा रिजल्ट नहीं कराएगा। कल को अगर तुम्हें 10 रुपए की भी जरूरत होगी ना, उसी टीचर के पास वापस जाओगे ना, वो तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। कोई नहीं पहचानता, मैं ही तुमको नहीं पहचानता, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं कैसे पहचानूंगा? तुमने बस एक बटन क्लिक किया, मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता। जिन बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं शायद उनकी हेल्प कर दूं, पर ये बाकी केसेस में पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे घर में रोटी तुम्हें लगानी है ना, उसमें तुम्हें पढ़ना है ना, तो कहां फंस रहे हो इन स्टुपिडिटी के चक्कर में? थोड़ा सा बचो इन चीजों से। बड़े हो, ग्रेजुएट हो, समझो अपनी जिम्मेदारी। अब ये सब बातें बताने वाली नहीं होती। चलो आते हैं 16 नंबर पे। Which of the following techniques has been used by the author of the passage to convey the message? मैसेज कन्वे करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, आ जाओ। पहला है एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उनसे बहुत सारे एनेक्डोट्स बनाए गए हैं। एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है? एनेक्डोट्स का मतलब होता है कहानियों के थ्रू अपनी बात समझाना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, एक शेर था, एक शियार था, एक का नाम मुन्ना था, एक का नाम चुन्ना था। ये एनेक्डोट्स हैं जिसमें आप किसी चरित्र को, किसी कैरेक्टर को लेके और कोई कहानी बताते हो। क्या यहां पे किसी की कहानी बताई गई है? कहानी नहीं बताई गई। अगला, फैक्चुअल एंड क्रोनोलॉजिकल अकाउंट। ये फैक्चुअल और क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है। देखो कितना जरूरी बात आपने मिस किया है, जो मैं बार बार जिस पे फोकस लेके जा रहा था। मैं तब से कह रहा था, बार बार कह रहा था कि ये सब्जेक्टिव बात है। सब्जेक्टिव का मतलब एक बंदा है जिसका ये मानना है, जरूरी नहीं है ये सच हो, एक बंदे का ये मानना है। इसका मतलब क्या ये बात फैक्ट हो सकती है? क्या ये एक फैक्ट है कि दुनिया में सारे बेवकूफ है? नहीं, वरना दुनिया कैसे चल रही है? इसका मतलब ये फैक्ट नहीं है, तो फैक्चुअल बात तो नहीं की गई थी, ये तो सब्जेक्टिव बात है, किसी का ओपिनियन है ये। अगला, ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन। चीजों को मजाक में रखा गया है और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि एक तो मजाकिया टोन था, पढ़ाते पढ़ाते बीच में मुझे भी एक दो बार हंसी आ गई, इसका मतलब मजाक है। मजाक को इंग्लिश में ह्यूमर कहते हैं। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, जो नहीं है वो भी दिखाना। वैसा भी किया गया है। क्या सारे सोशल मीडिया पे बेवकूफ हैं? क्या नहीं। सारे पॉलिटिक्स में बेवकूफ हैं? क्या नहीं। इसका मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। चौथा में है पैरोडी एंड मिमिक्री। देखो पैरोडी और मिमिक्री किसी लाइन, लिखे हुए लाइन में तो नहीं हो सकता। पैरोडी आप नहीं समझते हो, पर मिमिक्री तो समझते हो, किसी की आवाज निकाल के नकल करना। आप एक पैसेज में कैसे, जब तक ऑडियो नहीं होगा, आप कैसे किसी की मिमिक्री करोगे? तो ये तो आंसर ही नहीं बनता। पैरोडी क्या होता है? किसी एक पीस का, किसी ड्रामा का, किसी पोएम का, किसी भी चीज का मजाक बनाना। जैसे मान लो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक कॉपी बना दिया मैंने 15 मिनट का, जिसमें उसके फेमस डायलॉग को लेके उसको तोड़ मरोड़ के फनी बना दिया, उसको पैरोडी कहते हैं। तो एक ही आंसर बचता है, ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन। 16 बना चुके हैं, 17 बना चुके हैं, 18 पे आएंगे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ध्यान देना, टोन जो है वो नेगेटिव टोन है। पहला है सरकास्टिक, कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है। बिल्कुल व्यंग किया गया, क्योंकि ह्यूमर वाले को हमने आंसर किया है, तो ध्यान रखना। सीरियस है, पैसेज कहीं से सीरियस तो नहीं था। क्या यहां पे किसी के डेथ की बात की गई या कोई इन्वायरमेंटल क्राइसिस की बात की गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेलांकोलिक, उदास बात है, ये उदासीन चीजों से भरा हुआ है। अगेन वही बात है, किसी के डेथ की बात हो, कोई नेचुरल हैजार्ड की बात हो, तो मेलांकोलिक होता है। आंसर नहीं है। जॉयफुल, ये तो पॉजिटिव बात है, खुशी से भरा हुआ। आंसर तो केवल एक है, सरकास्टिक। आगे बढ़ेंगे। 19 हमने सॉल्व कर लिया था। 20 में, व्हाट कुड बी द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है? पहला, द इविल्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की क्या बुराइयां हैं? देखो सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लिया गया था, सोशल मीडिया का टाइटल नहीं बना सकते हम, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। द बेनिफिट्स ऑफ स्टुपिडिटी, बेवकूफ होने के क्या फायदे हैं? गलत है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। द जॉय ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस, बेवकूफों के बीच में रहने के क्या मजे हैं? गलत है। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारा टाइटल हो सकता है कि क्रिटिकल थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर हुआ? अब बताओ, क्या आपको ये बातें समझ में आई कि किस हिसाब से हम टाइटल पकड़ते हैं, टोन पकड़ते हैं, थीम पकड़ते हैं, किस हिसाब से पैसेज का को पढ़ के ये समझा जाता है कि किसे टाइटल रखना है, किसे टोन रखना है? उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें आपको यूज में आएंगी और आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और बेहतर होती जाएंगी। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कैसे करते हैं, तो 2 मिनट, ज्यादा नहीं 2 मिनट उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करने के 2-3 तरीके हैं, उसमें से सबसे पहला तरीका है रीडिंग।
देखो जितनी बातें मैंने बताई, ये सारी की सारी बातें नल एंड वॉइड हो जाती, रखी की रखी रह जाती अगर तुमको इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी करना नहीं आता। कैसे सीखेंगे? रीडिंग से सीखेंगे। ठीक है, रीडिंग के लिए 2-3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है, मैं भी अग्री करता हूं, न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है, पर क्या ये सारे बच्चे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा आपको। हर बच्चा वो चीज उठाएगा पढ़ने को जिसका वो लेवल है। लेट्स से आप एक ऐसे मीडियम से पढ़कर आए हो जहां पे आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आती, तो आप न्यूज़पेपर उठा के क्या ही करोगे? आपको तो वो मैंडरीन और जापानीज लगेगा, वो नहीं पढ़ना। आप फिर क्या करो, क्लास 3, 4, 5 वाली किताबें उठाओ, या अगर आपको याद हो ग्रैंडमा स्टोरीज, गुड नाइट स्टोरीज, बचपन में पढ़ते थे ना, हातिम ताई जैसी कहानियां, वो इंग्लिश में भी आती है, 40-50 रुपए में अमेजोन पे अवेलेबल है। वो किताबें मंगाओ, हर दिन एक चैप्टर पढ़ो। आप समझो आपका लेवल क्या है। मैं और आप एक पेडेस्टल पे नहीं आ सकते, फॉर दैट मैटर आप और कोई और बंदा भी एक पेडेस्टल पे नहीं आ सकता। मेरी इंग्लिश ठीक है क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूं, मैंने हमेशा से इंग्लिश पढ़ा है। क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं किसी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट से, हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट से? नहीं कर सकता ना। आपने इंग्लिश उस तरीके से नहीं पढ़ी जिस तरीके से मैंने पढ़ी है, एंड फॉर दैट मैटर सीबीएसई में भी डिवीजन है ना कि सबका इंग्लिश तो ठीक नहीं है। इसका मतलब यह हर बच्चे का अपना लेवल है, तो किसी से कंपेयर मत करना कभी कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी सीबीएसई का बच्चा, ऐसा नहीं। सीबीएसई में भी बड़े सारे भकलोल मिल जाते हैं, भकलोल समझते हो ना, बेवकूफ, बहुत सारे बेवकूफ मिल जाते हैं जिनको इंग्लिश नहीं पता होती, और उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं आया। इंटरेस्ट बस इसी से आएगा कि आप कितना ज्यादा रीडिंग करते हो। ठीक है, क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्रेफरेबली। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, नोवेल पढ़ो, अगर न्यूज़पेपर में मजा नहीं आता तो। ये नहीं पढ़ सकते, स्टोरीज की किताबें पढ़ो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हर दिन कम से कम 10 मिनट इंग्लिश पढ़ो ना, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, तो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। दूसरा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कैसे प्रैक्टिस करोगे? पहले तो YouTube वीडियो से प्रैक्टिस करना प्रेफरेबली अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो वो टीचर आपको बताएंगे डिफरेंट टेक्निक्स रीडिंग के। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके वैरायटी ऑफ वीडियोस देखो, फायदा होता है उससे। ठीक है, तीसरी चीज, आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, जो भी किताब आप फॉलो करते हो, पिनाकल करते हो, किरण करते हो, या पीडीएफ है आपके पास, जो भी चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अच्छा होगा। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं नहीं पढ़ाता पर बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, द हिंदू एडिटोरियल का जो भी एनालिसिस होता है ना, उसको देखा करो। हर दिन आधा घंटा टाइम निकालो, सुबह सुबह मस्त नहा धो के हेडफोन लगा के हिंदी एडिटोरियल देख लो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, या अगर मैं नाम लूं तो बंसल मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैं तो उनको फॉलो करता हूं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे आप वहां से फॉलो करो, आप उनका द हिंदी एडिटोरियल देखो, धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो जाएंगी। पेशेंस रखना, ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, चीजों में टाइम लगता है, इसमें टाइम लगेगा। आप एक भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हो मेरे दोस्त, आप एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो, एकदम से नहीं आ जाती लैंग्वेज, फॉर्मूला नहीं है मैथ्स का कि रटवा दिया क्वेश्चन बनने लगा। लैंग्वेज सीखने में वक्त लगता है, तो पेशेंस रखना। और अगेन, पेशेंस कब लूज करोगे? जब तुम दूसरों से कंपेयर करने लगोगे। दूसरों से कभी कंपेयर मत करो। इस महीने अगर तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10% सही हो रहा है, अगर तुम जितनी बातें मैंने बोली अगर तुम फॉलो कर रहे हो, अगले महीने 20% सही होगा, तो तुम तो इंप्रूव ही कर रहे हो ना। क्यों देख रहे हो दूसरा का 80% सही हो रहा है? अपने आप से कंपटीशन रखो, दुनिया में, देश में, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। चलो इसी टोन पे खत्म करेंगे आज का वीडियो, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए, और साथ ही साथ में अगर ये कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिए। कैसे? सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।